आज हम एक ऐसे नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बिल्कुल मुफ्त है और खास तौर पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की समझ और उसके सही इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। इस कोर्स में हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि आप चाहे बिल्कुल नए हों या पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हों, हर स्टेप को आसानी से समझ सकें। मैंने कोशिश की है कि हर कॉन्सेप्ट को रोजमर्रा की आसान भाषा और उदाहरणों से समझाऊं ताकि आपको सीखने में मजा भी आए और फायदा भी हो। मैं इस यात्रा में जुड़ने वाले हर ट्रेडर का दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि एक नया नजरिया मिलेगा जिससे आप बाजार को अलग तरह से देख पाएंगे। असल में शेयर बाजार का पूरा खेल खरीदने और बेचने का है। यहाँ मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई का संतुलन ही तय करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। कभी हम स्टॉक्स खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ अंदाजे या भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कई बार ऐसा करने से हम छोटे छोटे नुकसान झेलते हैं और कई बार एक ही गलती हमारा पूरा ट्रेडिंग खाता खत्म कर देती है। इसी वजह से हर ट्रेडर यह खोजने की कोशिश करता है कि उसके लिए बाजार में एज क्या है, यानी ऐसा तरीका जो उसे लगातार मुनाफा दिला सके। यह एज खोजने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग एनालिसिस के तरीके अपनाते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम भविष्य के प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाने के लिए तरह तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी के बिजनेस, उसकी अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल और अन्य फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखते हैं ताकि यह तय कर सकें कि स्टॉक में निवेश करना सही है या नहीं। वहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बाजार के डेटा को गणित और सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स से प्रोसेस करके ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस को गहराई से देखें तो पाएंगे कि इसके ज्यादातर इंडिकेटर्स दो ही चीजों से जन्म लेते हैं, प्राइस और वॉल्यूम। लेकिन यहाँ एक समस्या है। मान लीजिए आपके पास पानी पीने के दो तरीके हैं। पहला, सीधे पहाड़ के झरने से ताजा और साफ पानी पीना। दूसरा, वही पानी जो कई पाइप और फिल्टर से गुजर कर आता है, लेकिन उस सफाई में कुछ मिनरल्स और उसका नेचुरल टेस्ट खत्म हो जाता है। झरने का पानी भले कम ठंडा हो या दिखने में उतना साफ न लगे, लेकिन वो अपने असली मिनरल्स और नेचुरल क्वालिटी के साथ हेल्दी होता है। वही पानी जब कई प्रोसेस से गुजरता है तो दिखने में भले परफेक्ट लगे, लेकिन उसकी असली ताकत खो सकती है। इंडिकेटर्स के साथ भी यही होता है। वो प्राइस और वॉल्यूम के रॉ डेटा को कई लेयर्स में प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में कई बार बाजार का असली बिहेवियर छिप जाता है और हम बिना उसकी असली कहानी सुने ही फैसले ले लेते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स बेकार हैं, बल्कि मेरा कहना यह है कि हमारे पास प्राइस नाम की एक ऐसी जानकारी है जो अपने आप में एक खजाना है। अगर हम इसे सीधे पढ़ना और समझना सीख लें तो हम बिना किसी अतिरिक्त फिल्टर के बाजार के असली मूवमेंट को पकड़ सकते हैं। यही कला है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स या एल्गोरिदम के उलट है। यह आपको यह नहीं बताता कि कीमत को क्या करना चाहिए, बल्कि यह आपको दिखाता है कि कीमत असल में कर क्या रही है। यह रिसेंट और करंट प्राइसेस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि प्राइस एक्शन कोई होली ग्रेल नहीं है। यह कोई जादुई चाबी नहीं है जिससे आपको हर बार मुनाफा ही मिलेगा। ट्रेडिंग में सफलता का बड़ा हिस्सा आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके डिसिप्लिन और आपके फैसलों को लागू करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हर ट्रेडर का सपना होता है कि वह एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढ ले जो उसकी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के साथ फिट हो। अगर यह मेल न खाए तो लंबे समय तक लगातार मुनाफा कमाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन को सीखने के लिए समय और मेहनत लगाने को तैयार हैं तो आप बिना ढेर सारे इंडिकेटर्स के साफ सुथरे चार्ट्स पर ट्रेड कर पाएंगे। आपके चार्ट क्लीन और आसान दिखेंगे और आप ज्यादा सटीकता के साथ अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट तय कर सकेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट, प्राइस एक्शन क्या है? देखो, शेयर मार्केट में हर सेकंड लाखों लोग खरीद बिक्री करते हैं। कोई शेयर खरीद रहा है क्योंकि उसे लगता है आगे दाम बढ़ेंगे, कोई बेच रहा है क्योंकि उसे डर है कि दाम गिरेंगे। अब ये जो खरीद और बिक्री का खेल है, इसी से बनता है प्राइस एक्शन। मतलब प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, कब तेजी से भाग रहा है, कब धीरे धीरे सरक रहा है, कब वहीं खड़ा है। ये सब प्राइस एक्शन के अंदर आता है। इसको ऐसे समझो जैसे सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। कभी ट्रैफिक फास्ट होता है, कभी स्लो और कभी जाम लग जाता है। अब अगर आपको पहले से अंदाजा हो कि आगे जाम लगने वाला है या रोड खाली है, तो आप अपना रूट बदल सकते हो।
ठीक वैसे ही प्राइस एक्शन आपको पहले से हिंट देता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। जब हम कहते हैं कि प्राइस एक्शन सीखना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस 2-4 पैटर्न याद कर लिए और काम खत्म। असल में ये एक पूरी सोचने की प्रक्रिया है। जैसे कोई किसान अपने खेत को देखकर अंदाजा लगाता है कि कब बुआई करनी है, कब सिंचाई करनी है और कब फसल काटनी है। जब आप इसे समझ लेते हो तो चार्ट पर सिर्फ लाल हरी कैंडल्स नहीं दिखती, बल्कि आपको उनके पीछे की कहानी समझ में आती है। जैसे किसी बड़ी ग्रीन कैंडल को देखकर आपको लगेगा, हाँ यहाँ खरीदारों का जोश ज्यादा था, और किसी लंबी लाल कैंडल पर आपको समझ आएगा, अरे यहाँ बेचने वालों ने पूरा दबाव बना दिया। आप समझते हैं प्राइस कैसे मूव करता है? प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? सरल जवाब, डिमांड और सप्लाई की वजह से। अगर ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे प्राइस ऊपर जाएगा, अगर ज्यादा लोग बेचना चाहेंगे प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन असली खेल ये है कि डिमांड और सप्लाई कभी स्थिर नहीं रहते। कभी बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशंस एकदम चुपचाप बड़ी खरीदारी कर लेते हैं और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है। कभी वो बड़े पैमाने पर बेच देते हैं और प्राइस अचानक गिर जाता है। इसलिए सिर्फ इतना जानना काफी नहीं कि प्राइस ऊपर नीचे होता है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि किस वजह से और कितनी तेजी से हो रहा है। मार्केट में 3 तरह की मूवमेंट होती है। ट्रेंडिंग मूव, जब प्राइस लगातार ऊपर या नीचे जा रहा हो। पुल बैक करेक्शन, ट्रेंड के बीच में थोड़ा रुकना या उल्टा जाना। रेंज बाउंड मूव, जब प्राइस एक दायरे में फंसा हो और ऊपर नीचे बार बार हो रहा हो। ये ठीक वैसा है जैसे कोई इंसान लंबी दौड़ लगा रहा है, कभी वो लगातार दौड़ेगा ट्रेंडिंग, कभी बीच में थोड़ा धीमा हो जाएगा सांस लेने के लिए पुल बैक, और कभी जगह पर चलने लगेगा रेंज। अगर आप इन तीनों फेज को पहचानना सीख गए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगले मूव में प्राइस क्या करने वाला है। अब समझते हैं प्राइस को कैसे पढ़ें। दोस्तों, प्राइस को पढ़ना मतलब चार्ट को समझना। अब चार्ट पढ़ना कोई जादू नहीं है, बस आपको 3 चीजें समझनी है। फर्स्ट, ट्रेंड, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइड में है। सेकंड, स्ट्रक्चर, कहां पर प्राइस बार बार रुक रहा है या पलट रहा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। थर्ड, मोमेंटम, मूवमेंट की स्पीड कैसी है, तेज है या धीमी। इसे ऐसे सोचो, अगर आप नदी में तैर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पानी का बहाव किस तरफ है। ट्रेंड, कहां पर पत्थर है जहां आपको रुकना पड़ सकता है। स्ट्रक्चर, और पानी कितनी तेजी से बह रहा है। मोमेंटम। अब चार्ट पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास सही तरीका हो, सबसे पहले जूम आउट करो, बड़ी पिक्चर देखो, मतलब हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेंड चेक करो। मेन लेवल्स पहचानो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कई बार टेस्ट हो चुके हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन पकड़ो, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ना साइड में है। मोमेंटम देखो, कैंडल्स कितनी तेज बन रही हैं और कितनी लंबी हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। इसके बाद ये समझो प्राइस एक्शन को सीखने के लिए क्या क्या सीखना होता है। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, सीधे यूट्यूब से 2-4 पैटर्न देख लिए और ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन सच्चाई ये है कि प्राइस एक्शन को पकड़ने के लिए आपको कई कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक्स, फॉल्स ब्रेकआउट्स और ट्रैप्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब आप ये सब धीरे धीरे सीखते हो तो चार्ट आपको खुद बोलने लगता है, अरे भाई इधर एंट्री ले ले, इधर से निकल जा। अब घबराना मत, मैं आपको एक साथ सब कुछ नहीं ठूंसने वाला। हम ये पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, पहले उसका थ्योरी समझेंगे, फिर चार्ट पर लाइव एग्जाम्पल देखेंगे और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप खुद भी चार्ट खोलकर प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि सिर्फ सुनने से ट्रेडिंग नहीं आती। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन्हें चार्ट पर कैसे सही तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके कैसे सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट चुन सकते हैं। साथ ही हम कुछ रियल लाइफ और स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल्स के साथ इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक की। सोचिए, मार्केट में कुछ ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पर बार बार खरीदार, बायर्स या विक्रेता, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये लेवल्स चार्ट पर वैसे पॉइंट होते हैं जहां प्राइस की दिशा बदलने की संभावना ज्यादा होती है। जब किसी प्राइस लेवल पर बहुत सारे खरीदार सक्रिय होते हैं और वहां से प्राइस ऊपर की ओर पलट जाती है तो वो लेवल सपोर्ट कहलाता है। इसके उलट, जब किसी प्राइस लेवल पर बेचने वालों की संख्या ज्यादा हो और वहां से प्राइस नीचे की तरफ मुड़ जाए तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए मेरा पसंदीदा स्टॉक है ETC। इस समय इसका प्राइस किसी एक लेवल पर ट्रेड कर रहा है और मैंने सोचा कि अगर ये 500 रुपये तक गिरा तो मैं खरीद लूंगा। अब सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोच रहा, मेरे जैसे हजारों लोग 500 पर खरीदना चाहेंगे। ऐसे में 500 का लेवल एक तरह का सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां बायर्स की भरमार है।
जब किसी प्राइस लेवल पर डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई उसी हिसाब से कम पड़ने लगती है और ये इम्बैलेंस प्राइस को ऊपर धकेल देता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने 500 पर खरीद लिया और फिर प्राइस 800 तक चला गया। इस लेवल पर आपको लगा कि अच्छा खासा मुनाफा हो गया है, अब बेच देना चाहिए। बहुत सारे लोग भी यही सोचेंगे, तो 800 के लेवल पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है तो प्राइस नीचे गिरने लगता है। इस तरह 800 का लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर इसे रियल लाइफ से जोड़कर समझें तो मान लीजिए आपके बाजार में हर शाम 4 बजे सब्जी का बाजार लगता है। 4 से 5 बजे के बीच लोग बहुत ज्यादा आते हैं, बायर्स की भीड़ होती है और सेलर्स को ज्यादा दाम मिल जाते हैं। यही हाई डिमांड की स्थिति है। लेकिन 6 बजे तक भी अगर सब्जी बची है तो सेलर्स जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे और बायर्स कम होने की वजह से रेट कम कर देंगे। ये हाई सप्लाई की स्थिति है। यही लॉजिक मार्केट में भी लागू होता। सपोर्ट ज्यादा बायर्स, ज्यादा डिमांड, रेजिस्टेंस ज्यादा सेलर्स, ज्यादा सप्लाई। अब ये तो हो गया बेसिक समझ, लेकिन असली मजा तब आता है जब हम देखते हैं कि ब्रेकआउट के बाद ये लेवल कैसे अपना रोल बदलते हैं। मान लीजिए ईटीसी का 800 का रेजिस्टेंस लेवल बायर्स के जबरदस्त दबाव से टूट गया, यानी प्राइस उस लेवल के ऊपर निकल गया। अब वही 800 का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था, अगली बार प्राइस गिरने पर सपोर्ट का काम करेगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर 500 का सपोर्ट टूट गया और प्राइस नीचे चला गया तो अगली बार ऊपर आते समय वही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मार्केट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कई बार पुराने रेजिस्टेंस नए सपोर्ट बन जाते हैं और पुराने सपोर्ट नए रेजिस्टेंस। इस लॉजिक को समझकर आप मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट का फैसला ले सकते हैं। अब सवाल आता है, इन लेवल्स को चार्ट पर पहचाने कैसे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि कहां से प्राइस ने दिशा बदली है। ये पॉइंट्स होते हैं स्विंग हाइज और स्विंग लोज। जहां से प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आई वो स्विंग हाई है, और जहां से नीचे जाने के बाद ऊपर गई वो स्विंग लो है। इन पॉइंट्स पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप चार्ट में रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे एक पूरा जोन बन जाए, ना कि सिर्फ एक लाइन, क्योंकि प्राइस हमेशा एकदम पिन पॉइंट लेवल पर रुकती नहीं है, बल्कि दायरे जोन में रुकती है। उदाहरण के तौर पर अगर प्राइस किसी स्विंग हाई पर पहुंचकर नीचे आई तो उस लेवल को आप रेजिस्टेंस जोन के रूप में मार्क करें। बाद में अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो वही लेवल सपोर्ट बन सकता है। कई बार आप देखेंगे कि प्राइस बार बार उसी जोन का सम्मान रिस्पेक्ट करती है, वहीं से पलटती है। यही होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की ताकत। तो अब जब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब और ब्रेकआउट के बाद इनके रोल बदलने का तरीका समझ आ गया है, तो अगला कदम है इन्हें चार्ट पर ड्रॉ करना और फिर इन्हीं के आधार पर ट्रेड की एंट्री और एग्जिट तय करना। चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उन स्विंग पॉइंट्स को पहचानना होता है जहां से प्राइस ने दिशा बदली है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर गई है तो वो पॉइंट स्विंग लो है, और अगर ऊपर से नीचे आई है तो वो स्विंग हाई है। इन दोनों तरह के पॉइंट्स को पहचान कर आप उनके आसपास के लेवल्स पर रेक्टेंगल टूल की मदद से एक जोन बना दें। मान लीजिए चार्ट पर एक जगह प्राइस ऊपर जाने के बाद एक लेवल से पलटकर नीचे आ गई, ये आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। दूसरी जगह प्राइस नीचे जाने के बाद एक लेवल से पलटकर ऊपर गई, ये आपका सपोर्ट जोन होगा। इस तरह पूरे चार्ट पर आप ऐसे ऐसे जोन मार्क कर लेंगे और यहीं से आपको पता चलेगा कि मार्केट किन एरियाज को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। अब ट्रेडिंग का असली मजा शुरू होता है, जब हम इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को मिलाकर एंट्री और एग्जिट की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मान लीजिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर चुके हैं। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 3 मिनट या 1 मिनट पर जाकर एंट्री के मौके तलाशेंगे। इससे आपको ज्यादा सटीक एंट्री पॉइंट मिलेगा और आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। लेकिन यहां सिर्फ लेवल देखना काफी नहीं है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार प्राइस लेवल को टच करके तुरंत पलट सकती है और कई बार फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो फिलहाल हम 2 बेसिक लेकिन पावरफुल पैटर्न लेंगे, हैमर कैंडलस्टिक और बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक। अगर ये दोनों पैटर्न किसी सपोर्ट जोन में बनते हैं तो ये इस बात का संकेत होते हैं कि बायर्स एक्टिव हैं और प्राइस ऊपर जाने वाली है। इसके विपरीत अगर किसी रेजिस्टेंस जोन पर इन्वर्टेड हैमर या बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो ये संकेत है कि सेलर्स का दबाव है और प्राइस नीचे आ सकती है। अब मान लीजिए आपने एक सपोर्ट जोन मार्क किया जो पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट बन गया है। यहां आपको एक हैमर कैंडलस्टिक दिखी। ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आप उस हैमर की हाई पर एक लाइन मार्क करें। जब अगली कैंडल उस हाई को तोड़ेगी तो आप बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कहां होगा? वो या तो हैमर की लो होगी या फिर सपोर्ट जोन का सबसे निचला पॉइंट।
जो भी ज्यादा नीचे है, और टारगेट वो होगा अगला नजदीकी रेजिस्टेंस जोन। इसी तरह अगर सपोर्ट जोन पर एक मजबूत बुलिश कैंडल बनती है तो उसी के हाई को ब्रेक होने पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसी कैंडल की लो या सपोर्ट जोन के नीचे और टारगेट अगला रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सेल पोजीशन की। इसके लिए हमें रेजिस्टेंस जोन पर बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना होगा। जैसे ही आपको बेयरिश एंगल्फिंग या इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे तो उस कैंडल की लो को मार्क करें और अगली कैंडल के उसे ब्रेक करने का इंतजार करें। ब्रेक होते ही सेल एंट्री लें। स्टॉप लॉस कैंडल की हाई या रेजिस्टेंस जोन के ऊपर और टारगेट नजदीकी सपोर्ट जोन। इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक लाइन या जोन भर नहीं है, बल्कि ये आपके ट्रेडिंग के लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं। सही जगह एंट्री, छोटा स्टॉप लॉस और क्लियर टारगेट, ये सब इनकी मदद से तय हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब, इनका बेसिक और एडवांस वर्जन, ब्रेकआउट के बाद रोल बदलने का तरीका और फिर इन्हें चार्ट पर ड्रॉ करके एंट्री एग्जिट तय करने की स्ट्रेटेजी सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने ध्यान से सुना और इसे चार्ट पर प्रैक्टिस किया तो यकीन मानिए मार्केट में आपकी ट्रेडिंग की सटीकता कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक तकनीकी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी का सबसे साफ आईना है। यहाँ पर आपको डिमांड और सप्लाई के खेल को देखने का मौका मिलता है, और जो ट्रेडर इसे पढ़ना सीख गया उसके लिए मार्केट में मौके कभी खत्म नहीं होते। लेकिन एक और जरूरी बात, केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर ही ट्रेड मत लें। इसे हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम और ट्रेंड के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। जब ये तीनों फैक्टर्स एक ही दिशा में संकेत दें तभी एंट्री लें। इससे फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और पक्का करना चाहते हैं तो अगले कुछ दिनों में कम से कम 18-20 चार्ट खोलकर इन लेवल्स को खुद ड्रॉ कीजिए। अलग अलग टाइम फ्रेम में देखिए कि कैसे पुराने लेवल्स बार बार रिस्पेक्ट होते हैं या ब्रेक होकर रोल बदलते हैं। यही प्रैक्टिस आपको एक प्रो लेवल का ट्रेडर बनाएगी। आपने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन असल में ट्रेंड आपका दोस्त तभी बनता है जब आप उसे पहचानना और सही तरीके से उसका फायदा उठाना सीख जाते हो। बहुत से बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि ट्रेंड को अनदेखा करके सिर्फ कैंडलस्टिक या इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं और वहीं पर लॉस उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड आखिर होता क्या है। किसी भी स्टॉक या मार्केट का मूवमेंट सीधा सीधा कभी ऊपर या नीचे नहीं जाता, हमेशा वो जिग-जैग पैटर्न में चलता है। इस जिग-जैग मूवमेंट को देखकर हम ट्रेंड पहचानते हैं। नंबर 1, अप ट्रेंड, तेजी का ट्रेंड, जब मार्केट में लगातार हायर हाई और हायर लो बनते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए रिलायंस का प्राइस 2400 से 2500 गया, फिर थोड़ा गिरकर 2450 आया और फिर 2600 गया। अब यहाँ हर बार नया हाई पिछले हाई से ऊपर है और नया लो पिछले लो से भी ऊपर है। यही है अप ट्रेंड। नंबर 2, डाउन ट्रेंड, मार्केट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 20 से गिरकर 19600 गया, फिर थोड़ा ऊपर 19800 आया और फिर 19200 पर चला गया। यहाँ हर हाई पिछले हाई से नीचे और हर लो पिछले लो से नीचे है। ये है डाउन ट्रेंड। नंबर 3, साइडवेज, जब प्राइस न तो ऊपर जा रहा है न नीचे, बल्कि एक रेंज में घूम रहा है। एग्जाम्पल, अगर बैंक निफ्टी 45 और 45,800 के बीच बार बार घूम रहा है तो इसे हम साइडवेज कहते हैं। अब समझते हैं ट्रेंड लाइन क्या है और क्यों जरूरी है। ट्रेंड को समझने के बाद अगला स्टेप है उसे विजुअलाइज करना। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन एक सीधी लाइन है जिसे हम चार्ट पर खींचते हैं ताकि ट्रेंड को साफ साफ देखा जा सके। अब ट्रेंड लाइन जब आप 2 या उससे ज्यादा हायर लोज को जोड़ते हैं, ये लाइन सपोर्ट की तरह काम करती है। डाउन ट्रेंड लाइन, जब आप 2 या उससे ज्यादा लोअर हाइस को जोड़ते हैं, ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। आसान भाषा में ट्रेंड लाइन आपको बताती है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और कब ट्रेंड बदल सकता है। ट्रेंड लाइन कैसे खींचें, यहाँ बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चार्ट को देखो और हायर 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 लो, अप ट्रेंड या लोअर हाई लोअर लो, डाउन ट्रेंड पहचानो। अगर अप ट्रेंड है तो कम से कम 2 लो पॉइंट्स को मिलाकर एक सीधी लाइन खींचो, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड है तो कम से कम 2 हाई पॉइंट्स को मिलाकर लाइन खींचो। ट्रेंड लाइन हमेशा कैंडल के विक से खींची जाती है, बॉडी से नहीं। अगर तीसरी बार प्राइस उसी लाइन को रिस्पेक्ट करता है, यानी टच करके फिर ऊपर नीचे जाता है, तो वो ट्रेंड लाइन स्ट्रांग हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लो 30 का चार्ट है। प्राइस पहले 3500 से ऊपर 3700 गया, फिर गिरकर 3550 आया, फिर 3900 गया। अब 3500 और 3550 को मिलाकर जो लाइन बनेगी वो अप ट्रेंड लाइन होगी। जब प्राइस अगली बार उसी लाइन के आसपास 3600 पर सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा,
तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है कि ट्रेंड लाइन काम कर रही है। ट्रेंड लाइन का महत्व क्या है? ट्रेंड लाइन आपको दो बड़ी चीजें बताती है। नंबर 1, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। जब ट्रेंड लाइन के नीचे से प्राइस ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट है, और ऊपर से नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस है। नंबर 2, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। सही ट्रेंड लाइन के सहारे आप एंट्री वहीं कर सकते हो जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी अप ट्रेंड में है और हर बार ट्रेंड लाइन पर बाउंस कर रहा है। अगर आप हर बाउंस पर बाई करते हो और स्टॉप लॉस उसी ट्रेंड लाइन के नीचे लगाते हो तो रिस्क बहुत छोटा और रिवॉर्ड बड़ा होगा। हमेशा हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली या वीकली चार्ट से ट्रेंड लाइन खींचो और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पर ट्रेड करो। इससे एक्यूरेसी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 5 मिनट चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींच रहे हो तो वो जल्दी टूट सकती है, लेकिन अगर आपने डेली चार्ट से ट्रेंड लाइन निकाली और 5 मिनट पर ट्रेड लिया तो चांसेस हैं कि वो ट्रेंड लाइन काफी स्ट्रांग होगी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स कमाई करते हैं या नुकसान खाते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अगर अब ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब ट्रेंड कमजोर हो सकता है और प्राइस नीचे गिर सकता है। अगर डाउन ट्रेंड लाइन टूटती है तो इसका मतलब ट्रेंड बदल सकता है और प्राइस ऊपर जा सकता है। एग्जाम्पल, मान लो HDFC बैंक की ट्रेंड लाइन 1500 से शुरू हुई और बार बार प्राइस ने उसे रिस्पेक्ट किया। अब अचानक प्राइस 1480 पर गिरकर ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ट्रेंड बदल सकता है और शॉर्ट सेल का मौका बन सकता है। अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, इसे कैसे खींचते हैं और बेसिक यूज कैसे किया जाता है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड लाइन खींच लेने से ही पैसा नहीं बनेगा। असली खेल तब शुरू होता है जब आप इन्हें सही स्ट्रैटेजी और सही टाइम फ्रेम के साथ जोड़कर इस्तेमाल करते हो। अब मान लो आप 5 मिनट के चार्ट पर बैठे हो और एक ट्रेंड लाइन खींच दी। आपको लग रहा है कि अब मार्केट यहीं से पलटेगा और आप झट से ट्रेड ले लेते हो, लेकिन अचानक मार्केट आपकी उम्मीद के उलट निकल जाता है और आपका सेल हिट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बड़ी तस्वीर नहीं देखी। यही जगह है जहां मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काम आता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब है बड़ी पिक्चर से छोटी पिक्चर की तरफ आना। मतलब पहले हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या 1 आवर पर ट्रेंड देखो, वहां ट्रेंड लाइन कहां बन रही है, प्राइस किस जोन में घूम रहा है। उसके बाद उसी ट्रेंड लाइन का छोटा सा हिस्सा लोअर टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पर ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करो। उदाहरण के तौर पर मान लो रिलायंस का चार्ट खोलते हो। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखते हो कि पिछले 6 महीने से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है और प्राइस हर बार अपनी ट्रेंड लाइन से टकराकर ऊपर भाग जाता है। अब अगर आप सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो बीच बीच में छोटे छोटे करेक्शन आएंगे जो आपको डाउन ट्रेंड जैसा दिखेगा। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट ट्रेंड लाइन देखकर शॉर्ट कर दिया तो लॉस पक्का है, क्योंकि बड़ी तस्वीर यानी डेली चार्ट अब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा है। इसलिए ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का पहला रूल, हमेशा हायर टाइम फ्रेम से कॉन्फर्मेशन लो और फिर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ढूंढो। अब चलो बात करते हैं कि एंट्री और एग्जिट कैसे करें। मान लो प्राइस एक ट्रेंड लाइन को तीसरी बार टच कर रहा है और उस जगह पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बायर्स या सेलर्स की स्ट्रेंथ अभी भी उसी डायरेक्शन में है। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन से बाउंस करे आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन एंट्री लेने से पहले कॉन्फर्मेशन कैंडल देखना बहुत जरूरी है। मान लो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर प्राइस आया और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब ऊपर जाने वाला है। एग्जिट कहां करेंगे? यहां 2 तरीका है। पहला, जब प्राइस आपके फेवर में चलकर अगले रेजिस्टेंस तक पहुंचे। दूसरा, जब प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़कर दूसरी तरफ चला जाए। हमेशा याद रखना, ट्रेंड लाइन टूटने का मतलब है कि मार्केट का मूड बदल रहा है। अक्सर क्या होता है कि प्राइस ट्रेंड लाइन को हल्का सा काट देता है और आपको लगता है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। आप ट्रेड ले लेते हो और अगले ही कैंडल में मार्केट वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है। इसे फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इससे बचने के लिए कॉन्फर्मेशन का रूल हमेशा फॉलो करो। जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज ना हो तब तक ट्रेड मत लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो निफ्टी 1 आवर चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है और प्राइस चौथी बार उसे टेस्ट कर रहा है। इस बार अचानक एक कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे चली गई, लेकिन वॉल्यूम कम है। आप अगर एंट्री ले लोगे तो फंसने का खतरा है, लेकिन अगर आपने इंतजार किया और देखा कि अगले 2 कैंडल भी उसी के नीचे क्लोज हो रहे हैं और वॉल्यूम हाई है, तब ये असली ब्रेकआउट है। यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में एसएल लगाना बहुत आसान है। अगर आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर बाई किया है तो एसएल उस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे लगाओ। अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर सेल किया है तो सेल उस ट्रेंड लाइन के थोड़े ऊपर लगाओ। इससे रिस्क कम होगा और लॉस कंट्रोल में रहेगा। ट्रेंड लाइन का एक और मजेदार यूज है चैनल ट्रेडिंग।
कभी कभी मार्केट सिर्फ एक ट्रेंड लाइन से नहीं बल्कि दो पैरेलल ट्रेंड लाइन के बीच चलता है। जैसे ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस बनती है और नीचे वाली सपोर्ट। इसे चैनल कहते हैं। चैनल ट्रेडिंग में रूल सिंपल है, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से बाई करो और ऊपर वाली से सेल करो। एग्जाम्पल, मान लो बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट पर एक चैनल के अंदर घूम रहा है। हर बार प्राइस नीचे ट्रेंड लाइन से उछलकर ऊपर जाता है और ऊपर वाली लाइन से टकराकर नीचे आता है। अगर आप इसे पहचान गए तो आप बार बार छोटे छोटे प्रॉफिट कमा सकते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन कॉम्बो। अकेली ट्रेंड लाइन उतनी काम की नहीं है जब तक आप कैंडल पैटर्न्स और प्राइस एक्शन सिग्नल्स को साथ में नहीं देखते। मान लो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर प्राइस आया और वहां एक हैमर कैंडल बनी। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पर शूटिंग स्टार बना तो मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और हाँ, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में धैर्य पेशेंस बहुत जरूरी है। कई बार प्राइस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने में टाइम लेता है और हमें जल्दी एंट्री करने की आदत होती है। लेकिन अगर आपने वेट किया और सही जगह पर ट्रेड लिया तो सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रेंड के खिलाफ लड़ेंगे तो मार्केट आपको बार बार सबक सिखाएगा। और अब आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड लाइन कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हर ट्रेडर थोड़े अलग तरीके से ट्रेंड लाइन खींच सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स बार बार देखेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। हमने सीखा कि ट्रेंड को पहचानना क्यों जरूरी है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसका क्या कनेक्शन है और रियल मार्केट में इसे कैसे यूज करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई ट्रेंड तो समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी समझ लिया, तो अब कैंडल स्टिक क्यों जरूरी है। देखो, चार्ट पर जो हर एक कैंडल बनती है वो अपने आप में एक कहानी कहती है। जैसे इंसान के चेहरे के भाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खुश है, गुस्से में है या दुखी है, वैसे ही कैंडल के शेप, साइज और रंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में खरीदार मजबूत हैं या बेचने वाले। यही वजह है कि कैंडल्स को समझना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का दिल माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कैंडल पैटर्न्स की कैटेगरी को क्लियर कर लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां सिर्फ एक ही कैंडल किसी ट्रेंड का सिग्नल देती है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजे, मारुबोजू। नंबर 2, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां 2 कैंडल्स मिलकर ट्रेंड, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती हैं, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां लगातार 3 कैंडल्स बनती हैं और वो मिलकर मार्केट का डायरेक्शन बताती हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं और मार्केट में इनका यूज कहां होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आज के इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहेगा। नंबर 1, हैमर कैंडलस्टिक कैसा दिखता है। छोटा बॉडी, ऊपर की तरफ लंबी शैडो, नीचे की ओर कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। मतलब कि हैमर बताता है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेला, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल लेकर प्राइस को ऊपर क्लोजिंग दी। ये कैंडल अगर हमेशा डाउन ट्रेंड या करेक्शन के बाद बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, अगर अप ट्रेंड में बने तो उतना मीनिंगफुल नहीं होता। अब मान लो निफ्टी 22,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, वहां हैमर कैंडल बनता है, लंबी विक नीचे क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर। इसका मतलब है सेलर्स ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने सपोर्ट बचा लिया। अब अगर हैमर के हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे और हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हैमर हाई वॉल्यूम पर बने तो सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 2, इन्वर्टेड हैमर। ये कैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर बताता है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे खींच लिया, लेकिन बायर्स अभी भी एक्टिव है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो ये अर्ली रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो बैंक निफ्टी 48,000 से गिरकर 45,000 पर आता है और वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस लेवल पर इन्वर्टेड हैमर बने, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की। अगर अगली कैंडल ग्रीन बने तो कॉन्फर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट और वॉल्यूम हाई पर बने तो रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 3, शूटिंग स्टार कैसा दिखता है। छोटा बॉडी नीचे, लंबी विक ऊपर, कलर रेड हो तो स्ट्रॉन्ग बेरिश। मतलब कि शूटिंग स्टार बताता है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और क्लोजिंग नीचे कर दी। शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनता है और टॉप पर रिवर्सल सिग्नल देता है। एग्जाम्पल, मान लो रिलायंस का चार्ट 3,200 रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, वहां शूटिंग स्टार बनता है, लंबी अपर विक, छोटा बॉडी नीचे,
इसका मतलब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस डाउन हो सकता है। अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस और हाई वॉल्यूम पर बने तो डाउनसाइड का चांस ज्यादा है। और अगला है हैंगिंग मैन। कैसा दिखता है? हैमर जैसा शेप लेकिन अप ट्रेंड में बनता है। छोटा बॉडी ऊपर और लंबी विक नीचे। मतलब कि ये बताता है कि बायर्स तो कंट्रोल में है लेकिन सेलर्स भी मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अप ट्रेंड कमजोर हो सकता है। हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। एग्जाम्पल मान लो निफ्टी 23,000 तक लगातार चल रहा है, वहां हैंगिंग मैन बनता है। अगर अगली कैंडल रेड बने तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर हैंगिंग मैन हाई वॉल्यूम पर बने तो इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर कन्फर्म है। और अगली कैंडल है डोजी कैंडल स्टिक। ये कैसा दिखता है? ओपन और क्लोज लगभग बराबर, लॉन्ग विक ऊपर और नीचे हो सकती है, बॉडी बहुत छोटा। मतलब कि डोजी बताता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, ना बायर्स जीत पाए ना सेलर्स। अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल मान लो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और टॉप पर डोजी बनता है। अगर अगली कैंडल रेड बने तो डाउन साइड पॉसिबल है। अगर डोजी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पर बने तो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। टाइप्स ऑफ डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी, लंबी विक नीचे, स्ट्रांग बुलिश सिग्नल। सपोर्ट पर बने तो ड्रेवस्टोन डोजी, लंबी विक ऊपर, स्ट्रांग बेयरिश सिग्नल। रेजिस्टेंस पर बने तो गिरावट कॉन्फर्म। लॉन्ग लेग डोजी, दोनों और लंबी विक, एक्सट्रीम कंफ्यूजन। अब उस कैंडल को सीखते हैं जो सबसे स्ट्रांग कैंडल मानी जाती है, वो है मारुबोजू कैंडल स्टिक। कैसा दिखता है? इसमें सिर्फ बॉडी होता है, कोई विक नहीं। प्योर ग्रीन बुलिश मारुबोजू या प्योर रेड बेरिश मारुबोजू। मतलब कि मारुबोजू बताता है कि पूरा कंट्रोल बायर्स या सेलर्स के पास है। बुलिश मारुबोजू अप ट्रेंड को स्ट्रांग करता है, बेरिश मारुबोजू डाउन ट्रेंड को स्ट्रांग करता है। एग्जाम्पल मान लो निफ्टी 22,000 सपोर्ट से बाउंस करके एक बड़ी ग्रीन मारुबोजू बनाता है। इसका मतलब बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और रैली पॉसिबल है। अगर मारुबोजू हाई वॉल्यूम पर बने तो सिग्नल सुपर स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद समझते हैं स्पिनिंग टॉप। ये कैसा दिखता है? छोटा बॉडी, दोनों और लंबी विक। मतलब कि ये बताता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हैं लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं है। स्ट्रांग ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप बने तो ट्रेंड वीक हो सकता है। एग्जाम्पल मान लो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और टॉप पर स्पिनिंग टॉप बने। अगर अगली कैंडल रेड बने तो डाउनसाइड पॉसिबल है। अब इसके बाद इसे समझो पेपर अम्ब्रेला। ये भी हैमर हैंगिंग मैन जैसी ही फैमिली में आता है। अगर डाउन ट्रेंड में बने तो हैमर बुलिश, अगर अप ट्रेंड में बने तो हैंगिंग मैन बेरिश। और अब लास्ट हाई वेव कैंडल। ये कैसा दिखता है? बहुत लंबी विक, दोनों ओर बारी छोटा। मतलब कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन। एग्जाम्पल, अगर सपोर्ट जोन पर हाई वेव कैंडल बने और फिर अगली कैंडल ग्रीन बने, बाउंस कॉन्फर्म। अब तक हमने लगभग सभी मेजर सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कवर कर लिए। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव आदि के साथ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखते हो तो ये एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ। नाम से ही साफ है, इसमें दो कैंडल मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं। यानी जहां सिंगल कैंडल अपने आप एक स्टोरी सुनाती थी, वहीं यहां दो कैंडल मिलकर हमें एक बड़ा सिग्नल देती हैं। जैसे आप सोचिए, अकेला इंसान अगर किसी चीज की तरफ इशारा करे तो शायद हम थोड़ी शंका करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ एक और इंसान आकर वही चीज दिखाए तो भरोसा और भी बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह डबल कैंडल पैटर्न्स हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स मुख्य रूप से इन पर आधारित होते हैं। एनगल्फिंग पैटर्न बुलिश और बेरिश, हरामी पैटर्न बुलिश और बेरिश, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। अब आइए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं चार्ट पर, ऐसे जैसे मैं उंगली रखकर आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये तब बनता है जब मार्केट गिरते गिरते अचानक रुकता है और दूसरी कैंडल पूरी तरह से पहली कैंडल को निगल जाती है। चार्ट पर मान लीजिए सपोर्ट लेवल पर एक लाल बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद अगली कैंडल एक हरी बुलिश कैंडल बनी और उसका बॉडी इतनी बड़ी हुई कि उसने पूरी लाल कैंडल को कवर कर लिया। यानी छोटी सी लाल कैंडल को बड़ी सी हरी कैंडल ने खा लिया। इसका मतलब यहां बायर्स ने सेलर्स को हराकर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। और अगर ये पैटर्न सपोर्ट जोन या ट्रेंड लाइन पर बन जाए तो ये और भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। चलिए जानते हैं एंट्री कैसे करें। सपोर्ट पर बना हो और वॉल्यूम भी हाई हो तो अगली कैंडल पर बाइंग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस उस लाल कैंडल के लो से नीचे रखना चाहिए। टारगेट रेजिस्टेंस तक या ट्रेंड के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। अब इसका उल्टा देखिए,
बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न ये तब बनता है जब रेजिस्टेंस के पास एक छोटी हरी कैंडल बने और उसके बाद अगली बड़ी लाल कैंडल आकर पूरी हरी कैंडल को निगल जाए। यानी बायर्स ने थोड़ा प्रयास किया लेकिन सेलर्स ने उन्हें पूरी तरह से दबा दिया। इसका मतलब अब मार्केट में गिरावट की संभावना ज्यादा है। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस जोन पर बना हो और ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का हो तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। एंट्री शॉर्ट साइड पर की जाती है, स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर। टारगेट अगला सपोर्ट लेवल हो सकता है बुलिश हरामी पैटर्न। अब आते हैं हरामी पैटर्न पर। हरामी का मतलब होता है गर्भवती, यानी एक बड़ी कैंडल और उसके अंदर छिपी हुई छोटी कैंडल। बुलिश हरामी तब बनता है जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, पहले एक बड़ी लाल कैंडल बने और उसके अंदर एक छोटी हरी कैंडल बन जाए। इसका मतलब सेलर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं और बायर्स धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। यह एक पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल है। एंट्री कैसे करें? सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। कॉन्फर्मेशन के लिए अगली हरी कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस लाल कैंडल के लो के नीचे रखें। बेरिश हरामी पैटर्न ये बिल्कुल उल्टा है। अप ट्रेंड में जब एक बड़ी हरी कैंडल बने और उसके अंदर एक छोटी लाल कैंडल आ जाए तो यह बेरिश हरामी कहलाता है। इसका मतलब ट्रेंड वीक हो रहा है और सेलर्स अपना दबदबा दिखाना शुरू कर रहे हैं। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगली लाल कैंडल पर कॉन्फर्मेशन के बाद शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर। पियर्सिंग लाइन पैटर्न दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये ज्यादातर डाउन ट्रेंड या सपोर्ट जोन के पास देखने को मिलता है। कैसे बनता है? सबसे पहले एक बड़ी लाल बेरिश कैंडल बनती है, उसके बाद अगली कैंडल गैप डाउन ओपन होती है, यानी नीचे से खुलती है। लेकिन दिन भर बायर्स इतनी मजबूती दिखाते हैं कि वह कैंडल लाल कैंडल की बॉडी के आधे से ज्यादा हिस्से को काटते हुए ऊपर बंद हो जाती है। जैसे आप चार्ट पर देखेंगे तो लगेगा कि सेलर्स ने शुरुआत में जोर लगाया लेकिन बायर्स ने बीच से ही पूरा गेम पलट दिया। यह पैटर्न साफ संकेत देता है कि अब बायर्स ने एंट्री ले ली है और मार्केट ऊपर की तरफ पलट सकता है। एंट्री कैसे करें? अगर पियर्सिंग लाइन, सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल। कॉन्फर्मेशन के लिए अगली हरी कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस लाल कैंडल के लो से नीचे, टारगेट रेजिस्टेंस तक। अब इसे समझो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब इसका बिल्कुल उल्टा पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, अक्सर अप ट्रेंड या रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है। कैसे बनता है? पहले एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल बनती है, अगली कैंडल गैप अप से खुलती है, यानी ऊपर से शुरू होती है। लेकिन सेलर्स इतनी ताकत दिखाते हैं कि वह कैंडल हरी कैंडल की बॉडी के आधे से ज्यादा हिस्से को काटते हुए नीचे बंद हो जाती है। यानी बायर्स ने शुरुआत में पार्टी की लेकिन सेलर्स ने बीच में ही उनकी बत्ती बुल कर दी। इसका मतलब मार्केट अब गिरावट की तरफ जा सकता है। एंट्री कैसे करें? अगर रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन पर बना हो तो स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन के लिए अगली लाल कैंडल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस हरी कैंडल के हाई से ऊपर, टारगेट अगला सपोर्ट। बुलिश एनगल्फिंग, सपोर्ट पर बायर्स की एंट्री। बेरिश एनगल्फिंग, रेजिस्टेंस पर सेलर्स की एंट्री। बुलिश हरामी, डाउन ट्रेंड में छोटा हरा बच्चा, बायर्स की एंट्री का संकेत। बेरिश हरामी, अप ट्रेंड में छोटा लाल बच्चा, सेलर्स की एंट्री का संकेत। पियर्सिंग लाइन, सपोर्ट पर सेलर्स हारे, बायर्स ने बीच से पलटा। डार्क क्लाउड कवर, रेजिस्टेंस पर बायर्स हारे, सेलर्स ने बीच से पलटा। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टिप्स, हमेशा इन पैटर्न्स को ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखें। अकेला पैटर्न देखकर कभी भी ट्रेड मत कीजिए। कॉन्फर्मेशन वाली अगली कैंडल का इंतजार करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। आज हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप चार्ट पर समझने जैसा देखा। इनगल्फिंग से लेकर हरामी, पियर्सिंग लाइन से लेकर डार्क क्लाउड कवर तक। अब आपको इतना तो साफ हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स केवल मोमबत्ती की आकृति नहीं है, बल्कि खरीदने और बेचने वालों की असली जंग का नतीजा है। जब बायर्स का जोर बढ़ता है तो बुलिश पैटर्न्स बनते हैं, जब सेलर्स का दबदबा रहता है तो बेरिश पैटर्न्स सामने आते हैं। और असली फायदा तभी मिलता है जब आप इन्हें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, पैटर्न अकेला ट्रेड का सिग्नल नहीं है। सही जगह, सही टाइम, कॉन्फर्मेशन कैंडल, सक्सेसफुल ट्रेड। तो दोस्तों, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ आपने ट्रेडिंग की समझ को एक और लेवल ऊपर कर लिया है। अब आपकी निगाह चार्ट पर इन पैटर्न्स को आसानी से पकड़ सकेगी। अब बात करते हैं 3 कैंडल से बनने वाले पैटर्न्स की। इस कैटेगरी में कुल 4 महत्वपूर्ण पैटर्न आते हैं। पहला है मॉर्निंग स्टार,
दूसरा है इवनिंग स्टार, तीसरा है 3 व्हाइट सोल्जर्स और चौथा है 3 ब्लैक रोज। इन चारों पैटर्न्स को हम एक एक करके समझेंगे और सीखेंगे कि इन्हें चार्ट पर पहचानना कैसे है और इनसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न से, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बहुत ही पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और यह संकेत देता है कि अब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं। पहली कैंडल एक बड़ी लाल बेयरिश कैंडल होती है जो हमें दिखाती है कि सेलर्स यानी बिकवाली करने वाले कंट्रोल में हैं और मार्केट को नीचे की ओर धकेल रहे हैं। दूसरी कैंडल एक छोटी सी कैंडल होती है जिसे हम इंडिसिजम कैंडल कहते हैं, यानी यह कैंडल यह दर्शाती है कि इस समय मार्केट में बायर्स और सेलर्स की ताकत लगभग बराबर है। और फिर आती है तीसरी बड़ी हरी बुलिश कैंडल जो हमें साफ साफ दिखाती है कि बायर्स ने अब सेलर्स पर बढ़त बना ली है और मार्केट का मूड ऊपर की तरफ बदल चुका है। इस पैटर्न में खासियत यह है कि बीच वाली कैंडल का रंग इतना मायने नहीं रखता, वह ग्रीन हो सकती है या रेड, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि उस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक दूसरे के पास होनी चाहिए ताकि वह हमें अनिश्चितता दिखाए। अब सोचिए, अगर यह पूरा पैटर्न किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बनता है और तीसरी हरी कैंडल का वॉल्यूम सामान्य से ज्यादा है, तो यह हमारे लिए एक बेहतरीन लॉन्ग ट्रेड का मौका हो सकता है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस पैटर्न को ट्रेड करने का एक आसान तरीका यह है कि आप तीसरी हरी कैंडल के हाई पर एक लाइन मार्क कर लें। जब अगली कैंडल उस हाई को ब्रेक करे तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहां रखना है? सपोर्ट लेवल के नीचे, और टारगेट सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल। इससे आपको एक क्लियर और लॉजिक पर आधारित ट्रेड सेटअप मिल जाता है। अब इसे एक रियल चार्ट उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चार्ट आपके सामने है, किसी खास प्राइस पॉइंट पर आपको एक मजबूत सपोर्ट लेवल दिखता है और वहीं पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है। यह आपके लिए लॉन्ग एंट्री का परफेक्ट सेटअप है क्योंकि आपके पास यहां 2 कन्फर्मेशन है। पहला, सपोर्ट लेवल प्रेजेंट है और दूसरा, बुलिश पैटर्न तैयार हो चुका है। ऐसे में बस आपको तीसरी कैंडल के हाई पर मार्क लगाना है और जैसे ही अगली कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे और टारगेट पहले रेजिस्टेंस पर। अब हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी आती है इसके उल्टे पैटर्न की, जिसे कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार का एकदम अपोजिट होता है। यह पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन यह हमें एक बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। यानी कि अगर यह पैटर्न किसी अपट्रेंड के टॉप पर बने तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब नीचे की ओर जाना शुरू कर सकता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी हरी बुलिश कैंडल होती है जो यह बताती है कि अभी तक बायर्स का दबदबा है। दूसरी कैंडल इंडिसीजन कैंडल होती है जिससे पता चलता है कि अब बायर्स और सेलर्स बराबरी की स्थिति में आ चुके हैं। और तीसरी कैंडल एक बड़ी लाल बेयरिश कैंडल होती है जो साफ बता देती है कि अब सेलर्स ने बायर्स पर जीत हासिल कर ली है और मार्केट का मूड बदल चुका है। अगर यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो यह हमारे लिए शॉर्ट ट्रेड का अच्छा मौका हो सकता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी लगभग वही है। तीसरी कैंडल के लो पर लाइन मार्क कर लो और जैसे ही अगली कैंडल उस लेवल को तोड़े, शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर लो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर और टारगेट पहला सपोर्ट लेवल। अब चलते हैं अगले पैटर्न की ओर, जिसे कहते हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। यह पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। जब भी यह चार्ट पर किसी डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है तो यह साफ इशारा देता है कि अब मार्केट का मूड बदल चुका है और खरीदार यानी बायर्स ने मैदान संभाल लिया है। इस पैटर्न की खासियत यह है कि इसमें लगातार 3 बड़ी हरी कैंडल्स बनती हैं। हर एक कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, मतलब पहली हरी कैंडल बनती है, फिर दूसरी कैंडल उसकी क्लोजिंग से ऊपर ओपन होती है और भी ऊपर क्लोज होती है, और तीसरी कैंडल भी उसी तरह और ऊंचाई पर क्लोज होती है। इससे साफ पता चलता है कि लगातार 3 दिनों तक या 3 टाइम फ्रेम तक बायर्स ने पूरी तरह मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। इस पैटर्न की दूसरी खास बात यह है कि तीनों कैंडल्स की लंबाई लगभग बराबर होती है और उनकी विक्स ऊपरी और निचली छायाएं बहुत छोटी होती है। यह दर्शाता है कि सेलर्स ने कोशिश तो की, लेकिन बायर्स ने बिना रुके लगातार प्राइस को ऊपर धकेल दिया। अब अगर यह पैटर्न किसी बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल पर बने तो यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन लेने का एक बेहतरीन अवसर होता है। तो इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। तीसरी कैंडल के हाई पर आप एक लाइन खींच लो। जब अगली कैंडल उस लेवल को ब्रेक करे तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना है और टारगेट पहले रेजिस्टेंस लेवल तक लेना है।
अब मान लीजिए कि किसी स्टॉक का चार्ट डाउन ट्रेंड में था और अचानक किसी सपोर्ट लेवल पर यह 3 बड़ी हरी कैंडल्स बन गई, तो यह साफ संकेत है कि मार्केट में खरीदारों की ताकत बढ़ चुकी है और प्राइस ऊपर की ओर निकलने वाला है। अगर आप इस समय सही तरीके से एंट्री लेते हो तो एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ सकते हो। एक और जरूरी बात, इस पैटर्न को देखकर कभी भी जल्दीबाजी में ट्रेड मत लेना। हमेशा ध्यान रखो कि यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर बने तो ही ज्यादा प्रभावी होता है, वरना अगर यह पैटर्न कहीं बीच में बन गया तो उसकी सफलता की संभावना थोड़ी कम हो सकती है। अब आते हैं चौथे और अंतिम पैटर्न पर, जिसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न 3 व्हाइट सोल्जर्स का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और अचानक लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स बनती हैं, तो यह साफ संकेत होता है कि अब बायर्स की ताकत खत्म हो रही है और सेलर्स यानी बिकवाली करने वालों ने मार्केट पर कंट्रोल बना लिया है। इस पैटर्न में लगातार 3 लाल कैंडल्स बनती हैं। हर कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल से नीचे होती है। मतलब पहली लाल कैंडल बनी, फिर दूसरी उसकी क्लोजिंग से नीचे ओपन होकर और भी नीचे क्लोज हुई, और तीसरी कैंडल भी उसी तरह और नीचे बंद हुई। इस पैटर्न की एक और खासियत यह है कि तीनों कैंडल्स का साइज लगभग बराबर होता है और उनकी विक्स बहुत छोटी होती है। यह दिखाता है कि मार्केट में अब सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और खरीदारों के पास ज्यादा ताकत बची नहीं है। अगर यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर दिखाई दे तो यह शॉर्ट पोजीशन लेने का एक शानदार मौका हो सकता है। इस पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका भी आसान है। तीसरी लाल कैंडल के लो पर एक लाइन खींच लो। जब अगली कैंडल उस लो को तोड़े तब शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करो। स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रखना है और टारगेट पहले सपोर्ट लेवल तक। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 कैंडल पैटर्न्स की पूरी कैटेगरी को अच्छे से समझ लिया। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रोज। इन चारों पैटर्न्स की पहचान कैसे करनी है, उनका मतलब क्या है और उन्हें सही तरीके से ट्रेड कैसे करना है, सब कुछ हमने कवर किया। मैंने आपको हर पैटर्न के साथ साथ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी बताई, ताकि आप सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर भी इनका उपयोग कर सकें। अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो अब आप खुद चार्ट पर जाकर इन पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव करता है। ध्यान रखिए, सिर्फ पैटर्न देखकर तुरंत ट्रेड लेना सही तरीका नहीं है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखिए। जब पैटर्न और प्राइस एक्शन दोनों एक साथ मिल जाए तभी वह सेटअप मजबूत और भरोसेमंद बनता है। अगर आपको यह सीरीज मददगार लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने सवाल या डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सवालों को पढ़ता हूं और उन पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करता हूं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो मार्केट को पढ़ने का आपका नजरिया बदल जाएगा और ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ सकती है। मार्केट हमेशा सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाती, बल्कि अलग अलग फेज से होकर गुजरती है। अगर हम उन फेज को पहचानना सीख लें तो हमें पता चल जाएगा कि बायर और सेलर किस जगह पर एक्टिव हो रहे हैं और आगे प्राइस किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फेज आखिर होता क्या है। जब मार्केट काफी समय तक गिरता है, यानी एक डाउन ट्रेंड में होता है, और उसके बाद अचानक प्राइस रुककर एक लिमिटेड रेंज में ऊपर नीचे घूमना शुरू कर देता है, तो इस सिचुएशन को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह है जहां बड़े बड़े प्लेयर्स यानी स्मार्ट मनी वाले लोग धीरे धीरे अपनी खरीदारी करना शुरू करते हैं। बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि प्राइस कहीं नहीं जा रहा, बस एक ही जगह पर फंसा हुआ है, लेकिन असल में वहीं से अगला बड़ा मूवमेंट तैयार हो रहा होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे ही मार्केट थोड़ा रुके वहीं से बड़ा अपट्रेंड शुरू हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि हर बार ऐसा नहीं होता। हमें हमेशा संभावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए कि मार्केट नीचे गिरने के बाद एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच फंस गया। यहां से 2 ही रास्ते हो सकते हैं, या तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाए या फिर सपोर्ट को तोड़कर नीचे। जब तक प्राइस इस दायरे से बाहर नहीं निकलता तब तक यह एक्यूमुलेशन अधूरा ही माना जाएगा, और जैसे ही प्राइस इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़े तभी इसे कंप्लीट एक्यूमुलेशन कह सकते हैं और वहां से आगे एक नया अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर एक्यूमुलेशन फेज बनता क्यों है। इसका कारण बहुत सिंपल है। जब मार्केट लगातार गिरता है तो जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया होता है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होता है। अब वो अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं। जैसे ही सेलर अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं, मार्केट नीचे की बजाय एक रेंज में साइडवेज घूमने लगता है। इसी बीच बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे खरीदारी करते रहते हैं।
ताकि प्राइस को ज्यादा हिलाएं बिना अपनी पोजीशन बना सकें। और जब ये खरीदारी पूरी हो जाती है तो प्राइस उस रेंज को तोड़कर ऊपर निकल जाता है और हमें एक स्ट्रांग अपट्रेंड देखने को मिलता है। इस अपट्रेंड को ही कई बार एडवांसिंग फेज या मार्कअप फेज भी कहा जाता है। यानी एक्यूमुलेशन के बाद जो बड़ा मूवमेंट शुरू होता है वो मार्केट का अप फेज कहलाता है। अब एक उदाहरण से इसे और आसान करते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा था, फिर एक जगह आकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमने लगा। ये एक्यूमुलेशन जैसा लग रहा है, लेकिन अभी अधूरा है। जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा, ये एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया और आगे मार्केट में तेजी आ गई। यही पैटर्न आपको बार बार चार्ट्स पर देखने को मिलेगा, लेकिन हमेशा चीजें इतनी सीधी नहीं होती। कई बार मार्केट आपको धोखा देता है। मान लो एक साइडवेज रेंज बनी और फिर प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला गया। यहां बहुत से लोग सेल में एंट्री कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट पलटकर ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फिक्स सिग्नल था जहां छोटे ट्रेडर्स फंस गए और बड़े प्लेयर्स ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। ऐसे फेक मूवमेंट्स को पहचानना और उनसे बचना भी उतना ही जरूरी है जितना सही ब्रेकआउट को पकड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो कुछ समय बाद बायर्स भी प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इस वजह से मार्केट फिर से साइडवेज हो जाता है। इस बार जब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम इसे रीअक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। यानी एक्यूमुलेशन के बाद फिर से थोड़ी देर रुककर मार्केट आगे बढ़ने के लिए नई ताकत इकट्ठा करता है। इसके बाद जो मूवमेंट आता है वो फिर से एडवांसिंग फेज ही होता है, लेकिन हर बार रीअक्यूमुलेशन नहीं बनता। कभी कभी प्राइस रेंज को ऊपर की बजाय नीचे तोड़ देता है। उस स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अब बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और जैसे ही वो बेचकर निकल जाते हैं प्राइस नीचे गिरना शुरू कर देता है। इस डाउन मूवमेंट को डिक्लाइन फेज या मार्कडाउन फेज कहा जाता है। यही पूरा साइकिल है, एक्यूमुलेशन, फिर एडवांस, फिर रीअक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन और फिर डिक्लाइन। उसके बाद दोबारा से नई एक्यूमुलेशन शुरू हो सकती है। अब जब हमें ये बेसिक समझ आ गया कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में ही चलता है, तो अब थोड़ा गहराई से देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर को पहचानना कैसे है और इससे हमें ट्रेडिंग में फायदा कैसे लेना है। मान लीजिए कि मार्केट एक अपट्रेंड में है, यानी हाई और लो दोनों ही पिछले से ऊपर बन रहे हैं। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप चार्ट पर ध्यान से देखें कि हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर है और हर नया लो पिछले लो से भी ऊपर है। जब तक ये पैटर्न बना हुआ है तब तक आप मान सकते हो कि ट्रेंड चालू है, लेकिन जैसे ही आपको दिखे कि अब नया हाई पिछले हाई से ऊपर नहीं गया और लो भी पिछले लो को तोड़ दिया, तो ये पहला संकेत है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बदल रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अप ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है या डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। यही चीज अगर डाउन ट्रेंड में हो तो उल्टा देखना है, यानी हर नया लो पिछले लो से नीचे और हर नया हाई पिछले हाई से नीचे। यहां पर सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ही आपको अलर्ट करता है कि मार्केट का मूड बदल रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ इंडिकेटर देखते रह जाते हैं और चार्ट के इस बेसिक लैंग्वेज को मिस कर देते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्ट्रक्चर पर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि वही असली ट्रेंड की ताकत बताता है। अब बात आती है कि इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करना है। मान लीजिए आप देख रहे हो कि अप ट्रेंड में हर बार मार्केट एक नया हाई बनाकर थोड़ा सा रिट्रेस करता है और फिर से ऊपर जाता है, तो जब तक ये पैटर्न चलता रहता है आप रिट्रेसमेंट पर बाइंग का सोच सकते हो। वहीं अगर स्ट्रक्चर टूट गया और मार्केट ने हायर लो की जगह लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, तो अब आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, यानी अब सेलिंग साइड देखनी है। यही कारण है कि मार्केट स्ट्रक्चर को समझना इतना जरूरी है। ये आपको ब्लाइंड एंट्री से बचाता है और आपको साफ सिग्नल देता है कि ट्रेंड कहाँ है और कहाँ बदलने वाला है। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, स्ट्रक्चर की स्टडी हमेशा काम आएगी। छोटे टाइम फ्रेम पर यह जल्दी दिखेगा, जबकि बड़े टाइम फ्रेम पर आपको मेजर ट्रेंड क्लियर नजर आएगा। अब चलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के एक और मजेदार हिस्से पर, ट्रैप और फॉल्स ब्रेकआउट। देखो, अक्सर होता क्या है कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है। मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। अचानक एक दिन क्या होता है, मार्केट एक कैंडल में पिछले लो को तोड़ देता है। अब बहुत सारे बिगिनर्स यहां पैनिक कर जाते हैं और सोचते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है। वो तुरंत सेल कर देते हैं, लेकिन अगले ही दिन मार्केट वापस ऊपर निकल जाता है और एक नया हाई बना देता है। यहीं पर होता है फॉल्स ब्रेकआउट, यानी स्ट्रक्चर को तोड़ा गया सिर्फ ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ITD बड़े खिलाड़ी यही करते हैं। पहले वो लो तोड़कर रिटेल को बेचने पर मजबूर करते हैं, फिर उसी सेलिंग प्रेशर का इस्तेमाल करके खुद खरीदारी करते हैं और प्राइस ऊपर ले जाते हैं। रिटेल फंस जाता है और बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब सवाल आता है कि आप इससे कैसे बच सकते हो।
सबसे पहला तरीका है कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना। अगर कोई लो टूटा है तो तुरंत ट्रेड मत लो, देखो कि मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है या नहीं। दूसरा तरीका है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर टूटा है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अब भी इंटैक्ट है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तीसरा तरीका है वॉल्यूम देखना। अगर ब्रेकडाउन लो वॉल्यूम पर हुआ है तो चांसेस हैं कि ये ट्रैप हो, लेकिन अगर ब्रेकडाउन हाई वॉल्यूम पर हुआ और सस्टेन कर रहा है तो ट्रेंड बदल सकता है। इसी तरह अप ट्रेंड में सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं बल्कि ब्रेकआउट में भी ट्रैप होता है। मान लो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, सब लोग बाय करने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मार्केट वापस उसी रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। इसको बोलते हैं बुल ट्रैप। याद रखो, मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ लेवल तोड़ने का नाम नहीं है बल्कि सस्टेन और कॉन्फर्मेशन ही असली ताकत है। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा। सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट हमेशा किसी न किसी स्ट्रक्चर में चलता है। फिर हमने सीखा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानना है और कब हमें समझ जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर टूट रहा है। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि सिर्फ ट्रेंड को देखकर एंट्री लेना सही तरीका नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर को समझकर ही हमें सही डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेते हो तो आपको हर बार एंट्री और एग्जिट क्लियर दिखेगा और आप कंफ्यूजन में फंसोगे नहीं। याद रखो, इंडिकेटर्स बस लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ही आपको रियल टाइम मार्केट की भाषा पढ़ना सिखाता है। यही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार चार्ट पर परफेक्ट पैटर्न बनता है, सब कुछ सही दिखता है, एंट्री भी लेते हैं, लेकिन ट्रेड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपने सिर्फ प्राइस देखा, वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया। हकीकत यह है कि बिना वॉल्यूम के प्राइस एक्शन अधूरा है और बिना प्राइस एक्शन के वॉल्यूम भी अधूरा है। अब सबसे पहले बात करते हैं, वॉल्यूम आखिर है क्या? वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी तय समय में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए, यानी उस टाइम पीरियड में कितना ट्रांजैक्शन हुआ। जब आप चार्ट पर वॉल्यूम लगाते हो तो ये नीचे बार के रूप में दिखाई देता है। छोटा बार मतलब उस समय कम ट्रेडिंग हुई और बड़ा बार मतलब ज्यादा ट्रेडिंग हुई। और यही छोटे बड़े बार हमें कहानी बताते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी कितनी है और कौन कौन खेल में शामिल है। अब एक बात दिमाग में बैठा लो कि मार्केट के दो सबसे बड़े लीडिंग फैक्टर हैं, प्राइस और वॉल्यूम। बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं वो सब प्राइस और वॉल्यूम पर ही बने होते हैं और इसीलिए वो लेगिंग होते हैं, यानी सिग्नल बाद में देते हैं। लेकिन अगर आप सीधे प्राइस और वॉल्यूम को पढ़ना सीख जाते हो तो आपको बाकी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं रहती। चलो अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपने चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखा और आप ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हो। अब जैसे ही एक ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, आपके मन में सवाल आता है, ये ब्रेकआउट असली है या नकली? यहाँ वॉल्यूम आपके काम आता है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम उस पूरे कंसोलिडेशन पीरियड के औसत वॉल्यूम से ज्यादा है तो समझ लो कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर वॉल्यूम छोटा है तो ये फेक भी हो सकता है और आपको फंसा सकता है। देखो, प्राइस को तो बड़े खिलाड़ी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो क्वांटिटी को अब्जॉर्ब करके कैंडल को छोटा बना सकते हैं ताकि लगे कि मूव छोटा है, लेकिन वॉल्यूम को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि जितने शेयर खरीदे बेचे जाएंगे वही वॉल्यूम में दर्ज होगा। और यही वजह है कि वॉल्यूम एक तरह से बिग प्लेयर्स का फुटप्रिंट छोड़ देता है। अब एक और एग्जांपल लो। मान लो प्राइस बार बार किसी रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है और आखिरकार एक कैंडल उसे तोड़ देती है। अब कैंडल देखकर आपको शक हो सकता है कि ये ब्रेकआउट असली है या नहीं, क्योंकि कैंडल का फॉर्मेशन ही थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऐसे में वॉल्यूम चेक करो। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा है तो इसका मतलब बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल हैं और ब्रेकआउट असली है। तो दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि वॉल्यूम हमें कॉन्फर्मेशन देता है और फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन से बचाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली मजा तब आता है जब आप प्राइस और वॉल्यूम का साथ साथ रिलेशन पढ़ना सीख जाते हो, क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर ही आपको बताता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और कब वीक हो सकता है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, यानी प्राइस और वॉल्यूम का आपसी रिश्ता। जब भी आप चार्ट देखते हो तो सिर्फ ये मत देखो कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, उसके साथ साथ ये भी देखो कि उस मूवमेंट में वॉल्यूम क्या कर रहा है। क्योंकि अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ दे रहे हैं तो ट्रेंड स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर प्राइस एक तरफ जा रहा है और वॉल्यूम दूसरी तरफ तो ये अलर्ट है कि कुछ गड़बड़ है और शायद रिवर्सल आने वाला है। इसे अच्छे से समझाने के लिए 4 सिचुएशंस हैं जिन्हें ध्यान से देखो। पहला केस, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट है। लोग हायर प्राइस पर भी खरीदने के लिए रेडी हैं और बड़े प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं। जब तक ये पैटर्न चलता है ट्रेंड स्ट्रांग माना जाता है और कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है।
दूसरा केस, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब है कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी लोग अब हायर प्राइस पर खरीदने के लिए उतने उत्साहित नहीं है। ये एक वीक ट्रेंड है जो कभी भी रुक सकता है या रिवर्सल ले सकता है। यहां पर आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये सस्टेनेबल मूव नहीं है। तीसरा केस, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। बड़े प्लेयर्स एक्टिवली सेल कर रहे हैं और बाकी लोग भी डर कर बेच रहे हैं। इस सिचुएशन में डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होता है और कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। चौथा केस, प्राइस गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी घट रहा है। इसका मतलब है कि सेलर्स अब उतने एक्टिव नहीं है, यानी बिग प्लेयर्स का इंटरेस्ट कम हो रहा है और सेलिंग मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर रिवर्सल लेकर ऊपर जा सकता है। तो देखा आपने, सिर्फ प्राइस देखने से हमें पूरा पिक्चर नहीं मिलता, लेकिन जब आप वॉल्यूम को साथ में पढ़ते हो तो असली कहानी समझ आती है। ये चीज आपको ब्लाइंडली ट्रेड करने से बचाती है और आपको क्लियर डायरेक्शन देती है। अब जब हमें ये 4 केसेस समझ आ गए तो प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल कैसे करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डर होता है फेक ब्रेकआउट और फॉल्स सिग्नल का, लेकिन जब आप प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी स्टडी करते हो तो ये डर काफी हद तक कम हो जाता है। मान लो आपके चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर रहा है और फाइनली एक बड़ी ग्रीन कैंडल निकलकर उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स यही सोचकर एंट्री कर लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस देखोगे तो कभी कभी ट्रैप में फंस जाओगे। असली टेस्ट यहाँ वॉल्यूम है। अगर ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम उस पूरे रेंज पीरियड के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है तो ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है और ब्रेकआउट जेन्युइन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन अगर वॉल्यूम नॉर्मल या लो है तो ऐसे ब्रेकआउट से दूर रहना ही सेफ है, क्योंकि इसके फेक होने का रिस्क ज्यादा है। इसी तरह ब्रेकडाउन पर भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। सपोर्ट टूटते समय अगर वॉल्यूम हाई है तो गिरावट रियल है, वरना ट्रैप होने के चांसेस है। यही रीजन है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा वॉल्यूम को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। जब ह्यूज क्वांटिटी एक्सचेंज होती है तो उसका फुटप्रिंट वॉल्यूम बार्स पर साफ दिखता है। अब बात करते हैं प्राइस और वॉल्यूम डाइवर्जेंस की। कई बार आपको दिखेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है। ये एक वार्निंग है कि ट्रेंड सस्टेन नहीं करेगा और रिवर्सल आ सकता है। इसी तरह प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हो रहा है और रिवर्सल ऊपर की तरफ भी हो सकता है। इन सिचुएशंस में एक्सपीरियंस ट्रेडर हमेशा कॉशियस रहते हैं। तो आखिर में बात यह है कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट एनालिसिस देता है। सिर्फ प्राइस देखने से आप हाफ पिक्चर देख रहे हो, सिर्फ वॉल्यूम देखने से भी क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन जब आप दोनों को एक साथ पढ़ना सीख जाते हो तो मार्केट की असली भाषा समझ आने लगती है। याद रखो, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका नहीं है। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस और पेशेंस से डेवलप होती है। प्राइस और वॉल्यूम का सही यूज करके आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो और बेवजह के लॉसेस से बच सकते हो। लेकिन फिर भी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। रियल मार्केट में हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। दोस्तों, जब मैंने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को लेकर होता था। अक्सर मैं चार्ट पर देखता कि प्राइस किसी खास लेवल को तोड़ रहा है और बिना सोचे समझे तुरंत ट्रेड में कूद जाता। उस समय मेरा मानना यही था कि अगर रेजिस्टेंस टूट गया है तो अब तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती थी। कई बार होता ये कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता और फिर अचानक पलटकर नीचे गिर जाता, जिससे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता और ट्रेड लॉस में चला जाता। दूसरी तरफ कभी कभी मैं सोचता कि ये तो फेक ब्रेकआउट है, ट्रेड मत लेना, लेकिन वही ट्रेड मेरी आंखों के सामने जबरदस्त मूवमेंट कर देता और मुझे बस पछताना पड़ता कि काश इसमें एंट्री ली होती। इन सब एक्सपीरियंस ने मुझे मजबूर किया कि मैं गहराई से समझूं कि आखिर क्यों ज्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं, और धीरे धीरे मैंने ऐसी चीजें नोटिस की जो हर ट्रेडर के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादातर क्यों फेल होते हैं और एक समझदार ट्रेडर को चार्ट पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े कारण बताने वाला हूं जिनकी वजह से ब्रेकआउट असफल हो जाते हैं, और साथ ही 3 ऐसे प्रैक्टिकल सेटअप भी शेयर करूंगा जिन्हें आप अपने ट्रेडिंग में तुरंत इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको पेड कोर्सेज में भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी ट्रेडिंग वीडियो समय पर मिल सके। अब सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन असल में होते क्या है। दोस्तों, जब भी प्राइस किसी चार्ट पर बार बार एक खास लेवल पर रुकता है और अचानक उस लेवल को पार कर जाता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक कई बार 100 के आसपास रुकता रहा और नीचे गिर जाता रहा, लेकिन एक दिन वही स्टॉक 100 के ऊपर निकल गया तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा। इसी तरह जब कोई स्टॉक बार बार एक सपोर्ट लेवल से उछलता है लेकिन एक दिन उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है तो उसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये होती है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स को लगता है कि ब्रेकआउट मतलब प्राइस अब सीधा ऊपर जाएगा और ब्रेकडाउन मतलब अब सीधा नीचे, और इसी सोच में वो तुरंत ट्रेड कर देते हैं। लेकिन असलियत ये है कि मार्केट में 70-80% ऐसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं क्योंकि आज का मार्केट पहले जैसा नहीं है। अब यहाँ स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं और वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। इसी वजह से मार्केट अक्सर उसी जगह जाकर रिवर्स हो जाता है। अब सबसे पहला कारण जिसकी वजह से ब्रेकआउट फेल होते हैं वो है पास में दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होना। मान लीजिए प्राइस डाउन साइड से ऊपर की तरफ आता है और एक रेजिस्टेंस को तोड़ देता है। इस मौके पर रिटेल ट्रेडर्स तुरंत बाइंग कर देते हैं, लेकिन अगर उसी के पास में एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है तो प्राइस वहां पहुंचते ही अटक जाएगा और वहां पर सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि प्राइस पलटकर वापस नीचे गिरने लगेगा। इसका नतीजा ये होगा कि जिसने भी पहले ब्रेकआउट पर एंट्री की थी उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ट्रेड लॉस में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास में दूसरा लेवल दिखाई देता है तो वहां एंट्री लेने से बचिए। अब बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होने के दूसरे बड़े कारण की। दूसरा कारण है लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट होना। देखिए, जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि असल में कितने बड़े प्लेयर्स उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस तोड़ा लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम है तो इसका मतलब है कि यह सिर्फ दिखाने वाला ब्रेकआउट है और उसके टिकने की संभावना बहुत कम है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर्स जानबूझकर छोटे वॉल्यूम पर प्राइस को ऊपर धकेल देते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स को लगे कि असली ब्रेकआउट हो गया है। अब जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स बाइंग करते हैं, बड़े प्लेयर्स वहीं पर अपनी सेलिंग डाल देते हैं और मार्केट वापस नीचे आ जाता है। इस तरह लाखों ट्रेडर्स फंस जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर ब्रेकआउट के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है तो उस ट्रेड से दूर रहना ही बेहतर है। अब चलते हैं तीसरे कारण की तरफ। तीसरा कारण है फॉल्स कैंडल क्लोजर। कई बार क्या होता है कि प्राइस किसी लेवल को तोड़ता है लेकिन उसी टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 200 पर है और प्राइस 205 तक जाता है, लेकिन कैंडल वहीं टिकने की बजाय वापस 198 पर बंद हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि असल में प्राइस ने लेवल को सस्टेन ही नहीं किया। ऐसे ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई ब्रेकआउट दिखे तो सिर्फ लेवल टूटने पर एंट्री मत लीजिए। हमेशा वेट कीजिए कि कम से कम उस टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो, तभी उसे असली ब्रेकआउट माना जाएगा। अब चौथे कारण की बात करते हैं, मार्केट का ट्रेंड उल्टा होना। दोस्तों, अगर मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में है और वहां पर छोटा मोटा ब्रेकआउट होता है तो ज्यादातर बार वो टिकता नहीं है। इसी तरह अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और आपको बीच बीच में ब्रेकडाउन दिखते हैं तो वो भी फेल होने की संभावना ज्यादा रखते हैं, क्योंकि असली ताकत हमेशा मेजर ट्रेंड के साथ होती है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे तो चांस ज्यादा है कि प्राइस कुछ देर आपको कंफ्यूज करके फिर मेजर ट्रेंड की दिशा में चला जाएगा और आपका ट्रेड लॉस में चला जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेजर ट्रेंड के साथ ही हो, तभी उसमें सफल होने के चांस ज्यादा है। अब आते हैं पांचवें और सबसे अहम कारण पर, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये शायद वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को परेशान करता है। बड़े प्लेयर्स हमेशा जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स कहाँ एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 500 है और जैसे ही 502 पर जाता है, रिटेल ट्रेडर्स बाइंग शुरू कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस 495-498 के आसपास लगा देते हैं। अब बड़े प्लेयर्स उसी मौके का फायदा उठाकर थोड़ी देर के लिए प्राइस को ऊपर धकेलते हैं ताकि रिटेल लोग फंस जाएं। फिर अचानक वो बड़ी सेलिंग डालते हैं और प्राइस नीचे गिरा देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट उनके खिलाफ चला जाता है।
यही वजह है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार मार्केट मेरे खिलाफ क्यों पलट जाता। असल में ये आपका बदकिस्मती नहीं है बल्कि स्मार्ट मनी का गेम है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ज्यादातर क्यों फेल हो जाते हैं, जैसे कि पास में दूसरा लेवल होना, लो वॉल्यूम पर ब्रेकआउट, फॉल्स कैंडल क्लोजर, मेजर ट्रेंड के खिलाफ होना और स्टॉप लॉस हंटिंग। अब सवाल यह है कि हमें इनसे बचकर ट्रेड कैसे करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको 3 प्रैक्टिकल सेटअप बताऊंगा जिन्हें आप तुरंत अपने चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेटअप है कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना। ब्रेकआउट होते ही तुरंत ट्रेड में कूदना सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका यह है कि जब भी कोई लेवल टूटे, आप वेट करें कि उस टाइम फ्रेम की कैंडल उस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो। मान लीजिए किसी स्टॉक का रेजिस्टेंस 200 है और प्राइस 205 तक चला गया, लेकिन अगर कैंडल 202 या उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट असली हो सकता है। लेकिन अगर कैंडल वापस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाती है तो समझ जाइए कि वो फेक ब्रेकआउट है। यानी हमेशा कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड में एंट्री लीजिए, अंदाजे या जल्दबाजी में नहीं। दूसरा सेटअप है वॉल्यूम और रीटेस्ट का कॉम्बिनेशन करना। ब्रेकआउट तब और स्ट्रांग हो जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो, यानी प्राइस सिर्फ ऊपर ना जाए बल्कि उसके साथ खरीदारों की संख्या भी बढ़े। और अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस उसी लेवल पर वापस आकर रिटेस्ट करे और वहां से फिर से ऊपर उछले तो ये बहुत मजबूत सिग्नल होता है कि अब मूव असली है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई स्टॉक 100 का रेजिस्टेंस तोड़ता है और वॉल्यूम नॉर्मल से दोगुना है, फिर वो 100 पर वापस आकर टिक जाता है और फिर से ऊपर जाता है, तो ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि ब्रेकआउट असली है और इसमें एंट्री लेना सेफ है। तीसरा सेटअप है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये सबसे पावरफुल तरीका है। कई बार हमें छोटे टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिखता है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर वो असली नहीं होता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट या 1 घंटा पर ब्रेकआउट देखें, लेकिन साथ ही बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली चार्ट पर भी उसका कंफर्मेशन लें। अगर दोनों टाइम फ्रेम एक ही बात कह रहे हैं तभी एंट्री करें, वरना छोटे टाइम फ्रेम के झूठे ब्रेकआउट में फंसने का रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 सेटअप्स को फॉलो करेंगे, फर्स्ट, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, सेकंड, वॉल्यूम और रिटेस्ट को साथ में देखिए, थर्ड, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कीजिए, तो यकीन मानिए कि फेक ब्रेकआउट में फंसने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स पहले से कहीं बेहतर हो जाएंगे। अब यहां पर एक और जरूरी पॉइंट है, हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मार्केट 100% किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अब आपने समझ लिया कि क्यों ज्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 5 कारणों को याद रखेंगे और 3 प्रैक्टिकल सेटअप्स को अपने चार्ट्स पर अप्लाई करेंगे, तो यकीन मानिए कि आप फेक ब्रेकआउट्स में फंसने से बच जाएंगे और आपकी ट्रेडिंग का सक्सेस रेट पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा। एक और जरूरी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सब्र, पेशेंस। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है जल्दबाजी। उन्हें लगता है कि हर ब्रेकआउट के पीछे भागना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सही मौके कम ही आते हैं। अगर आप धैर्य रखेंगे और सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करेंगे जो क्लियर और कंफर्म्ड हैं, तो लॉस अपने आप कम हो जाएगा और प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स ही आपको लंबे समय में सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में सीखा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन असल में क्या होते हैं, क्यों ज्यादातर ये फेल हो जाते हैं, 5 बड़े कारण जिनकी वजह से ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और 3 प्रैक्टिकल सेटअप्स जिनसे हम असली और नकली ब्रेकआउट को पहचान सकते हैं। अब आपकी बारी है कि आप इन पॉइंट्स को अपने चार्ट पर जाकर प्रैक्टिकली देखें और समझें कि किस तरह ये रियल मार्केट में काम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फेक ब्रेकआउट्स के जाल से बच सकें। और हाँ, कमेंट में मुझे ये बताइए कि इन 5 कारणों में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पुलबैक की सही समझ आ जाए तो आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं और कम रिस्क में ज्यादा फायदा बना सकते हैं। आज हम जानेंगे पुलबैक होता क्या है, पुलबैक कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ खत्म होता है और इसे ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बीच में कहीं मत जाइए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ जाए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही काम की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पुलबैक आखिर होता क्या है।
आसान भाषा में कहें तो पुलबैक वो स्थिति है जब मार्केट या किसी स्टॉक का प्राइस अपने चल रहे ट्रेंड के खिलाफ थोड़े समय के लिए उल्टी दिशा में जाता है। जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो पुलबैक में प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है और फिर दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ता है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो पुलबैक में प्राइस ऊपर आता है और फिर वापस नीचे गिरता है। इसे आप शॉर्ट टर्म करेक्शन या पॉज भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि यह बदलाव ज्यादा समय तक नहीं रहता और फिर प्राइस अपने असली ट्रेंड में लौट आता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच में वो नीचे आता है, थोड़ा रुकता है और फिर ऊपर ही बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को हम पुलबैक कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुलबैक में प्राइस ऊपर जाएगा और फिर नीचे लौटेगा। इसे रिट्रेसमेंट, करेक्शन, पॉज या टेम्परेरी रिवर्सल भी कहा जाता है। नाम चाहे जो हो, असल में ये वही प्रोसेस है जिसमें प्राइस अस्थायी रूप से ट्रेंड के खिलाफ मूव करता है लेकिन फिर उसी ट्रेंड में वापस लौट आता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अब बात करते हैं कि पुलबैक आखिर खत्म कहाँ होता है। जब प्राइस ट्रेंड के खिलाफ जाता है तो वो कुछ खास जगहों पर आकर रुकता है और फिर ट्रेंड में लौट आता है। ये जगहें चार मुख्य होती हैं। पहली जगह है सपोर्ट लेवल। जब प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा होता है और बीच में नीचे आता है तो वो उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे गिरने से रोक लेते हैं। यही सपोर्ट लेवल होता है जहां पुलबैक खत्म होने के ज्यादा चांस होते हैं। दूसरी जगह है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड में जब प्राइस नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन के पास पहुंचकर दोबारा ऊपर उठ जाता है, यानी पुलबैक वहीं खत्म हो जाता है। तीसरी जगह है प्रीवियस स्विंग लो। जब प्राइस नीचे आता है तो अपने पिछले लो पॉइंट तक जाकर रुक जाता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। चौथी जगह है फेयर वैल्यू गैप, यानी प्राइस के मूवमेंट के बीच बने खाली हिस्से के पास। जब पुलबैक वहां तक पहुंचता है तो बायर्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर लौटने लगता है। इन चारों जगहों पर पुलबैक खत्म होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि यहां पर बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। अब सोचिए, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो भी यही प्रोसेस उल्टी दिशा में होती है। पुलबैक ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे लौट आता है। ऐसे में पुलबैक चार जगहों पर खत्म होता है। पहला है रेजिस्टेंस लेवल, जहां ऊपर जाकर प्राइस रुकता है क्योंकि सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा है ट्रेंड लाइन, जो ऊपर की तरफ आने पर प्राइस को रोक देती है। तीसरा है प्रीवियस स्विंग हाई, यानी पुलबैक ऊपर जाकर अपने पिछले हाई पॉइंट पर रुकता है। चौथा है फेयर वैल्यू गैप, जहां प्राइस ऊपर जाकर रुकता है और फिर नीचे लौट आता है। इन जगहों पर पुलबैक खत्म होने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि सेलर्स प्राइस को ऊपर जाने से रोक देते हैं। अब जब हम ये समझ गए कि पुलबैक कहाँ खत्म होता है, तो अगला सवाल ये है कि पुलबैक कितने प्रकार का होता है और इसे ट्रेड कैसे किया जाए। पुलबैक मुख्य रूप से तीन तरह का होता है। पहला है एग्रेसिव पुलबैक। वो होता है जिसमें प्राइस अपने ट्रेंड के खिलाफ अचानक तेजी से चलता है लेकिन कुछ ही देर में वापस ट्रेंड की दिशा में लौट आता है। ये ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका होता है क्योंकि वे पुलबैक खत्म होते ही ट्रेड में एंट्री लेकर ट्रेंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है और बीच में लाल कैंडल्स बनाते हुए नीचे गिरता है और फिर ऊपर लौट जाता है तो ये एग्रेसिव पुलबैक कहलाता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में पुलबैक ऊपर जाकर फिर नीचे लौट आता है। ये पुलबैक आमतौर पर तब होता है जब बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशनल निवेशक अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। जब प्राइस काफी ऊपर या नीचे चला जाता है तो वे अपना मुनाफा निकालने लगते हैं, जिससे अस्थायी सेलिंग प्रेशर आता है और प्राइस गिरता है। दूसरा कारण होता है स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसमें बड़े खिलाड़ी जानबूझकर प्राइस को उल्टी दिशा में धकेलते हैं ताकि छोटे निवेशकों के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और लिक्विडिटी इकट्ठा की जा सके। तीसरा कारण होता है मार्केट करेक्शन, जिसमें लंबे ट्रेंड के बाद ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति को दूर करने के लिए प्राइस अस्थायी रूप से करेक्ट करता है लेकिन ट्रेंड वहीं का वहीं रहता है। तो एग्रेसिव पुलबैक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होता है जो कुछ समय के लिए ट्रेंड को रोकता है लेकिन ट्रेंड खत्म नहीं होता। डाउन ट्रेंड में भी यही प्रोसेस उल्टी दिशा में होती है। अब सवाल है कि एग्रेसिव पुलबैक को ट्रेड कैसे किया जाए। जब आप देखिए कि प्राइस अप ट्रेंड में है और अचानक नीचे आ रहा है तो आपको देखना है कि वो अपने किसी सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन या फेयर वैल्यू गैप के पास जाकर बुलिश कैंडल बना रहा है या नहीं, जैसे लोअर विक रिजेक्शन, बुलिश इंगुल्फिंग या इंडिसीजन डोजी। अगर अगली कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो आप बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसी तरह डाउन ट्रेंड में पुलबैक ऊपर आता है तो आपको देखना है कि वो किसी रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन पर बेयरिश कैंडल बना रहा है या नहीं। अगर अगली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोजिंग करती है तो आप सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर जब प्राइस ऊपर जा रहा हो और पुल बैक देते हुए नीचे आए तो देखें कि कहीं लोअर विक बन रही है और अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर रही है। वहीं डाउन ट्रेंड में पुल बैक ऊपर जाकर बेयरिश कैंडल बनाता है और अगली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोजिंग करती है। इस तरीके से एग्रेसिव पुल बैक को पहचान कर ट्रेड करना काफी प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ रहते हैं और बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, यानी करेक्टिव पुल बैक की। करेक्टिव पुल बैक वो होता है जिसमें प्राइस ट्रेंड के खिलाफ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गिरता या ऊपर आता है, लेकिन ट्रेंड खत्म नहीं होता। इसमें उतनी तेजी नहीं होती जितनी एग्रेसिव पुल बैक में देखी जाती है। यह ज्यादा समय लेता है और कई बार छोटे छोटे करेक्शन देकर फिर अपने ट्रेंड की तरफ लौटता है। जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है और बीच में कई बार नीचे आता है, थोड़ा रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो ये करेक्टिव पुल बैक कहलाता है। इसमें मार्केट धीरे धीरे करेक्शन देता है और इसकी वजह से कई ट्रेडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये बार बार छोटी मूवमेंट देता है। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ ट्रेंड की पहचान करके सही लेवल पर एंट्री लेते हैं तो करेक्टिव पुल बैक भी आपके लिए अच्छा मौका बन सकता है। करेक्टिव पुल बैक का मुख्य कारण होता है कि मार्केट को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन से बाहर निकलना होता है। जैसे लंबे समय तक प्राइस ऊपर चला जाए तो खरीदारी ज्यादा हो जाती है और फिर धीरे धीरे लोग मुनाफा निकालते हैं, इससे प्राइस नीचे आता। उसी तरह अगर प्राइस नीचे गिर रहा हो और लोग उसे सस्ता समझकर खरीदने लगें तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ करेक्शन आता है। इस तरह करेक्टिव पुल बैक में मार्केट खुद को बैलेंस करता है। इसमें बड़े खिलाड़ी उतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि समय लेकर धीरे धीरे प्राइस को करेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि करेक्टिव पुल बैक को कैसे ट्रेड करें। इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड की पहचान करनी होगी कि प्राइस किस दिशा में जा रहा है। उसके बाद आपको देखना होगा कि पुल बैक के दौरान प्राइस किन लेवल्स को छूकर वापस ट्रेंड में लौट रहा है। जैसे अगर आप ट्रेंड में हैं तो आप देखिए कि पुल बैक सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन या प्रीवियस स्विंग लो तक आकर रुक रहा है या नहीं। अगर यहां पर बुलिश कैंडल बनती है तो आप इंतजार कर सकते हैं कि अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करे, तब आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में पुल बैक ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेवल या ट्रेंड लाइन पर रुकता है तो बेरिश कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज होती है, तो आप सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि करेक्टिव पुल बैक में आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा, क्योंकि इसमें प्राइस बार बार छोटी छोटी मूवमेंट देता है और कई बार झूठे ब्रेकआउट भी दिखाता है। ऐसे में जल्दीबाजी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए जब तक सही कैंडल क्लोजिंग ना हो तब तक ट्रेड में एंट्री न करें। इसके साथ ही आप रिवर्सल की पहचान के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से देखिए, ट्रेंड लाइन पर ध्यान दीजिए और फेयर वैल्यू गैप्स के पास प्राइस का रिएक्शन देखिए। ये सब आपको सही समय पर एंट्री लेने में मदद करेंगे। अब आते हैं तीसरे प्रकार, यानी स्वीपिंग पुल बैक पर। स्वीपिंग पुल बैक का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें प्राइस पहले पुराने स्विंग हाई या लो को तोड़ता है ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सके और फिर ट्रेंड की दिशा में मूव करता है। इसे कई लोग लिक्विडिटी स्वीप भी कहते हैं। इसमें मार्केट जानबूझकर प्राइस को ऊपर या नीचे भेजता है ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं और लिक्विडिटी एक जगह इकट्ठा हो। उसके बाद बड़े खिलाड़ी ट्रेंड की दिशा में प्राइस को आगे बढ़ा देते हैं। मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बीच में पुल बैक देते हुए प्राइस नीचे आता है और पुराने स्विंग लो को तोड़ देता है। इससे छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं कि ट्रेंड खत्म हो गया और अपना स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, लेकिन असल में बड़े खिलाड़ी लिक्विडिटी इकट्ठा करके प्राइस को फिर ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में पुल बैक ऊपर जाकर पुराने स्विंग हाई को तोड़ देता है ताकि वहां लगे स्टॉप लॉस हिट हों और फिर प्राइस नीचे गिरने लगे। इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप ट्रेंड और लेवल्स को अच्छे से समझते हैं तो आप इसे पहचान कर सही समय पर ट्रेड ले सकते हैं। स्वीपिंग पुलबैक का मुख्य कारण होता है कि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है। जब प्राइस किसी लेवल पर पहुंचता है तो वहां काफी स्टॉप लॉस होते हैं। बड़े खिलाड़ी पहले प्राइस को वहां भेजते हैं ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और लिक्विडिटी मिल जाए। इसके बाद ट्रेंड फिर से मजबूत होकर आगे बढ़ता है। इसलिए आपको ऐसे पुलबैक में धैर्य रखना चाहिए और लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि झूठे ब्रेकआउट में फंसने से बच सकें। स्वीपिंग पुलबैक को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि प्राइस पुराने स्विंग हाई या लो को तोड़ रहा है या नहीं। अगर टूटने के बाद प्राइस उसी लेवल के पास रुककर दोबारा ट्रेंड की दिशा में बढ़ता है तो यह संकेत है कि मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठा करके ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसे समय में आप सही कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करें और उसके बाद ट्रेड में एंट्री करें। साथ ही स्टॉप लॉस को सही जगह लगाना जरूरी है ताकि मार्केट की अस्थायी मूवमेंट से आप नुकसान न उठाएं।
तो दोस्तों, पुलबैक चाहे एग्रेसिव हो, करेक्टिव हो या स्वीपिंग, हर तरह के पुलबैक को समझकर आप अपने ट्रेड में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ट्रेंड की पहचान करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से देखें, ट्रेंड लाइन पर ध्यान दें और फेयर वैल्यू गैप्स के पास प्राइस का रिएक्शन देखें। इससे आप पुलबैक को सही समय पर पहचान सकते हैं और ट्रेंड के साथ ट्रेड करके अपना रिस्क कम कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पुलबैक सिर्फ प्राइस का उल्टा मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का एक बेहतरीन मौका है। जब आप सही लेवल पर पुलबैक की पहचान कर लेते हैं तो आप कम रिस्क में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे मौके पकड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि हर पुलबैक में ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आपको देखना है कि प्राइस किस लेवल तक आकर रुक रहा है, कौन सी कैंडल फॉर्मेशन बन रही है और ट्रेंड कितना मजबूत है। अगर इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो आप बेवजह नुकसान उठाने से बच सकते हैं और सही समय पर ट्रेड करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। एग्रेसिव पुलबैक में तेज मूवमेंट देखकर जल्दबाजी न करें, करेक्टिव पुलबैक में बार बार होने वाली मूवमेंट से घबराएं नहीं, और स्वीपिंग पुलबैक में पुराने स्विंग लेवल को तोड़ते देख तुरंत ट्रेड न करें, बल्कि सही कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करें। हर पुलबैक में धैर्य और अनुशासन जरूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी बिना कारण रुकता या घूमता नहीं है। इसके पीछे बड़ी वजहें होती हैं। जब आप पुलबैक की वजहों को समझते हैं तो आप ट्रेड में आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं और अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। आप चाहें तो पुलबैक को अन्य इंडिकेटर्स के साथ भी मिलाकर देख सकते हैं ताकि ट्रेड की संभावना और मजबूत हो। जैसे मूविंग एवरेज के साथ पुलबैक का सही कॉम्बिनेशन बनाकर आप और भी अच्छे ट्रेड प्लान बना सकते हैं। लेकिन शुरुआत में जरूरी है कि आप पुलबैक की बेसिक समझ को मजबूत करें। हमने पुलबैक के बारे में विस्तार से जाना, इसके प्रकार, इसके खत्म होने की जगहें, ट्रेड करने का तरीका और किन गलतियों से बचना है, ये सब बातें भी समझी। अगर आप ट्रेडिंग में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए और उसे अपने चार्ट्स पर लागू कीजिए ताकि आप सही टाइम फ्रेम में सही एंट्री लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मार्केट में कई लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसे तरीके जानते हैं जो उन्हें लगातार सही दिशा में काम करने में मदद करें। ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस को बेहद अहम माना जाता है और इसकी बुनियाद रखने वाले चार्ल्स डॉ ने 1900 के आसपास एक थ्योरी दी थी जिसे डॉ थ्योरी कहा जाता है। यह थ्योरी लोगों को मार्केट का अंदाजा लगाने में मदद देती थी कि आगे प्राइस किस दिशा में जा सकती है। भले ही उस समय इंटरनेट या यूट्यूब जैसी चीजें नहीं थीं, फिर भी यह थ्योरी इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी कई स्ट्रेटजी उसी पर आधारित हैं। उसी में से एक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह समझना जरूरी है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि ट्रेडिंग को व्यवस्थित करने का एक विज्ञान है। इसमें हम अलग अलग समय अंतराल वाले चार्ट का उपयोग करके यह तय करते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, प्राइस का बर्ताव कैसा है और कब हमें ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। इसका फायदा यह है कि हम सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे निर्णय ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होते हैं। इस एनालिसिस में आमतौर पर 3 टाइम फ्रेम का उपयोग किया जाता है। पहला टाइम फ्रेम होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका काम यह होता है कि हमें मार्केट की समग्र दिशा का पता चले, यानी हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर जा रही है, नीचे गिर रही है या फिर साइड में मूव कर रही है। इससे हमें समझ आता है कि ओवरऑल ट्रेंड किस दिशा में है। दूसरा टाइम फ्रेम होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम। यह हमें प्राइस के हालिया व्यवहार के बारे में बताता है। इसमें हम यह देख सकते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है, क्या स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, कहीं वीक रिजेक्शन तो नहीं दिख रहे या डोजी जैसी कैंडल्स बन रही हैं। साथ ही हम यह भी समझ सकते हैं कि क्या प्राइस अपने ट्रेंड से हटकर रिट्रेस कर रही है। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम होता है एंट्री टाइम फ्रेम। यह वह समय होता है जिसमें हम असल ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल के मौके खोजते हैं, और अगर ऊपर की दिशा में जा रही है तो बाय करने का सही समय तलाशते हैं। अब ये तीनों टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं तो आप 4 घंटे का चार्ट डायरेक्शन के लिए देख सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का चार्ट एंट्री के लिए। लेकिन अगर आप स्कॉल्पर हैं तो आपके लिए यह टाइम फ्रेम अलग होंगे। स्कॉल्पर शायद 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के चार्ट को एंट्री के लिए इस्तेमाल करें।
इसीलिए यह पूरी तरह से आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। मैंने आपको उदाहरण देकर समझा दिया है ताकि आप अपने स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम का चुनाव कर सकें। अब सवाल उठता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस शुरू कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करनी चाहिए। हम 4 घंटे का चार्ट चुनते हैं ताकि हमें यह समझ सके कि मार्केट की दिशा क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पर हमें प्राइस का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिससे हम यह तय कर सकते हैं कि प्राइस किस ओर जा सकती है। अगर हम सीधे छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट का चार्ट देखें तो हमें प्राइस का स्पष्ट दिशा नहीं मिलती, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे की हरकत ज्यादा होती है। इसलिए जब हम बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हमें बेहतर ट्रेंड समझ में आता है। बहुत से नए ट्रेडर्स जब चार्ट देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे, बाय करना है या सेल करना है, या फिर ट्रेड में अभी नहीं उतरना चाहिए। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर को पुराने चार्ट देखकर ट्रेंड समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हाल के प्राइस बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए ताकि चार्ट पर बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस न बने। ज्यादा लाइंस होने से चार्ट जटिल हो जाता है और सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर आपके चार्ट में ढेर सारी लाइंस हों तो आप कैसे समझ पाएंगे कि प्राइस अभी किस दिशा में जा रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब हम चार्ट देखते हैं तो साफ दिखता है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है और इस समय कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि प्राइस एक सीमित रेंज में रहकर ऊपर नीचे मूव कर रही है। इस जोन का सबसे पहले हम हाई मार्क करते हैं और फिर लो मार्क करते हैं। इन दोनों स्तरों को चिन्हित कर हम वेट करते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाए। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, या तो अपना ट्रेंड जारी रखेगी या फिर रिवर्स होकर नीचे जाएगी। अगर मैं लाइव ट्रेड में होता तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स का हाई और लो देखकर क्लोज होने का इंतजार करता। तभी हम तय करते कि बाय करना है या सेल। कई बार नए ट्रेडर्स जैसे ही प्राइस लो और लो के नीचे क्लोज होती देखेंगे तो तुरंत सेल में एंट्री कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अगली कैंडल में प्राइस क्या करती है। कई बार एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है जो ट्रेंड को पलट देती है। ऐसे मौके पर जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसीलिए मार्केट की दिशा तय होने का इंतजार करना जरूरी है। अब हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। जब हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड जैसा दिखता है। ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है जबकि छोटे टाइम फ्रेम नीचे जा रहे हैं। असल में जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम में होती है तो उसका लास्ट रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर डाउन ट्रेंड जैसा दिखता है। यही वजह है कि हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की ताकत को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक नियम याद रखें, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा मजबूत होता है। इस स्थिति में 4 घंटे का ट्रेंड सबसे ताकतवर है, उसके बाद 1 घंटे का और फिर 15 मिनट का। इसलिए ट्रेड में एंट्री हम उसी दिशा में करेंगे जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड दिखाता है। यदि 4 घंटे का ट्रेंड ऊपर की ओर है तो हमें बाय पोजीशन देखनी चाहिए। अभी चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और भले ही इसमें डाउन ट्रेंड दिख रहा हो, हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी है। पहले हमें इंतजार करना होगा कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउन से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तब जाकर हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस ने हमें कोई साफ सिग्नल नहीं दिया है कि वह ऊपर जाने वाली है, इसलिए हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इंतजार करेंगे कि प्राइस अपने लेवल को रीटेस्ट करे और ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाए। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस एक महत्वपूर्ण लेवल को टच करती है, लेकिन उसे पूरी तरह ब्रेक नहीं कर पाती और फिर नीचे लौट जाती है। जब यह दोबारा होता है तो समझ में आता है कि मार्केट फिलहाल साइडवेज जोन में फंसा है। ऐसे समय में अगर हम जल्दी एंट्री कर लें तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत नीचे करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम तब तक ट्रेड में न जाएं जब तक प्राइस कंफर्म न कर दे कि वह किस दिशा में जाने वाली है। मान लीजिए प्राइस इस लेवल तक आती है और रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है, लेकिन फिर इस लेवल को पूरी तरह ब्रेक नहीं कर पाती और फिर ऊपर लौट जाती है। यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट को तय करना है कि उसे आगे क्या करना है। अगर हम इस समय बिना कंफर्मेशन के एंट्री कर लेते हैं तो हम सिर्फ अनुमान लगा रहे होते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट की असलियत यह है कि वह कभी भी किसी भी लेवल को ब्रेक कर सकती है या उसे रिस्पेक्ट न करके दूसरी दिशा में भी जा सकती है। इसलिए ट्रेड में प्रवेश से पहले इंतजार करना ही सही तरीका है। जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस को देखते हैं
तो साफ पता चलता है कि अभी तक कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। हम तब तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस लास्ट स्विंग लो तक जाकर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर क्लोज ना हो जाए। जैसे ही यह कैंडल ऊपर क्लोज होती है, हमें समझ में आता है कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तब जाकर हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। यह बदलाव किसी जादू से कम नहीं है। अब हम चार्ट्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलते हैं और देखते हैं कि प्राइस ने कैसे धीरे धीरे डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ मोड़ लिया है। यह एक संकेत है कि प्राइस की दिशा बदल रही है। हम तीनों टाइम फ्रेम पर ध्यान देते हैं। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर दिखता है, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी यही बदलाव दिखाई देता है और आखिर में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अब ट्रेंड का मोमेंटम साफ हो जाता है। जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा में दिखते हैं, तभी समझिए कि आपका सेटअप तैयार हो चुका है और अब ट्रेड में प्रवेश का सही समय है। ध्यान रहे, हमें कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई लोग बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। असल ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा में ट्रेंड दिखा ना दें। जैसे ही यह कंफर्मेशन मिलता है, हम सही समय पर बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब हम एंट्री का तरीका समझते हैं। हम तब बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे जब 15 मिनट के चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए। इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा, ताकि अगर प्राइस गलत दिशा में जाए तो नुकसान कम से कम हो। साथ ही हमारा टारगेट 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होगा। यह वह लेवल है जहां से प्राइस ने पहले डाउन ट्रेंड की शुरुआत की थी। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं। अगर आपको टारगेट सेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप चार्ट के लेफ्ट साइड पर ध्यान दें। वहां आपको पिछले स्विंग हाई और स्विंग लो दिखाई देंगे। जैसे ही आप इन्हें पहचान लेंगे, आपके लिए टारगेट तय करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर पिछला स्विंग हाई एक लेवल पर है और उससे पहले का स्विंग हाई दूसरी जगह है, तो आप इन्हें देखकर 2 टारगेट रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड मजबूत है, इसलिए पहला स्विंग हाई ही आपके लिए सबसे सही टारगेट होगा। जब प्राइस आपके टारगेट के पास पहुंचती है, तो बिना समय गंवाए ऊपर की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे आपके टारगेट को छू लेती है। ऐसे में आप आसानी से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह वही तरीका है जो कई बार ट्रेड में सफल होने का रास्ता दिखाता है। खासकर जब आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों कर रहे हैं, तो यह रणनीति आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगी। अब जब हमने इस रणनीति को समझ लिया है, तो आपको इसे बैक टेस्ट करना चाहिए। पहले पुराने चार्ट पर इसका अभ्यास करें, देखें कि यह आपके लिए काम करता है या नहीं। अगर सब कुछ सही लगे, तभी इसे अपने असली अकाउंट में इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए पहले अभ्यास करें, फिर आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपकी ट्रेडिंग को बेहतर बनाने के लिए यही सबसे सही तरीका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आशा है कि यह मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग में मदद करेगा और आप इसे अपने स्टाइल के अनुसार अपनाकर शानदार रिजल्ट हासिल करेंगे। ट्रेडिंग में धैर्य, सही विश्लेषण और अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।